क्लियर है? ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसके इसी के नीचे हिंदी वाले भी हैं, तो मैं साथ साथ में हिंदी भी रीड आउट कर दूंगी। है ना यार हिंदी वाले, या नहीं है तो फिर वैसे मैं पूरा इंग्लिश नहीं में है ना, करूंगी। इंग्लिश में इंग्लिश में चलेगा। है ना? ओके, ठीक है ठीक है, पैरेलली विल डू। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द चाइनीज ट्रैवलर हुएन विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें मेन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हुएन की, कि रोड एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून। ठीक है, तो पहली चीज तो क्वेश्चन का जो कैच है वो हमारे यहीं पे है कि कंप्लीटली जैसा वर्ड दिया हुआ है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। और ये यूपीएससी हो या कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, अगर बहुत एक्सट्रीम अगर हमको कोई सा मिल रहा है वर्ड, जैसे होता है ना ओनली, या फिर ऑल ऑफ इट, या फिर जैसे कंप्लीटली लिखा है इम्यून फ्रॉम द रॉबरी, तो मतलब ये बहुत एक्सट्रीम है। क्योंकि हुएनसांग, पहली चीज तो हम बिल्कुल, फॉर एग्जांपल हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता, तो हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे? तो हुएनसांग जब आए, ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने ट्रैवल किया, पर हर गली, हर रोड, हर रिवर रूट तो वो नहीं ट्रैवल किए होंगे। कुछ तो ऐसा किसी कोने में होगा जहां पे रॉबरी हो सकती है। कंप्लीटली इम्यून होने वाली चीज है, मतलब कंप्लीटली वो जिसको बोलते हैं ना कि एक बहुत ही एक्सट्रीम इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को में, मतलब इस स्टेटमेंट को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, तो वन अगर हमने कैंसिल आउट किया, ठीक है, अभी हमने बाकी सारे स्टेटमेंट्स नहीं पढ़े हैं, वन हमने कैंसिल आउट किया, हमको आंसर मिल गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट पे हमें श्योर होना था, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद के आगे के क्या स्टेटमेंट्स हैं? अब आगे के स्टेटमेंट्स जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो उसमें रीडेबल पॉइंट हो जाते हैं कि भाई हमको पढ़ना है कि और क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने क्या क्या लिखा था। फॉर एग्जाम्पल, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining innocence or guilt of a person। हिंदी में ये हुआ कि अपराधों की सजा के संबंध में व्यक्ति की निर्दोषता या दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष की परीक्षाएं की जाती थी। ठीक है, तो ये हमें एक नॉलेज मिल गई कि हाँ उस टाइम पे ये होता था। यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन बना है तो वो ये नहीं टेस्ट कर रहा है कि हुएनसांग ने क्या क्या बोला है आपको सब पता हो। कौन सी चीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो नहीं बोली जा सकती, बस उसे हमें कैंसिल आउट करना है, दैट इज इट। ठीक है, तो ये होता था, व्यापारियों और घाटों और चेक पोस्टों पर कर देना पड़ता था। तो ठीक है, टैक्सेशन और ड्यूटीज तो लगती थी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। ठीक है, डकैती पूरी तरह से, वही मैंने बोला कि जो कंप्लीट, जिसको बोलते हैं ना कि कंप्लीटली इम्यून कोई चीज नहीं हो सकती, मतलब कंप्लीटली इम्यून का इसमें तो देखो ऐसा एग्जांपल हो गया कि डेटॉल का भी ऐड आता है तो वो भी वो 99.99 बोलता है ना? तो ये वाली चीज है। ये मुझे बताओ किसने गलत किया है, मतलब ठीक है, मतलब बुरा या खराब फील करने वाली बात नहीं है, बट ये गलत किया है, इस गलती से आपको रियलाइज होगा कि ऐसे वर्ड्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। ऐसे वर्ड्स एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास एक्सप्लेनेशन पीडीएफ है, उसमें और भी इसके अलावा हुएनसांग ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी थी इंडिया से रिलेटेड, वो वाली वहां पे सारी चीजें मेंशन है, तो उसको आप एक बार पढ़ेंगे और उसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज जेनेटिक बातें हैं उसको रीड किया, आगे बढ़ा, इसे हमें कोई रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका और किसी को कुछ पूछना है? नो ठीक मैम। है, ओके ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टॉक अबाउट इंडिया। ठीक है, ये हमारा लूसेंट का जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, ये बस उसी का सीधा क्वेश्चन है उठाया हुआ। वहां पे लाइन से सारी ऐसी बुक्स के नाम मेंशन्ड है कि इनमें से कौन कौन सी बुक्स थी जो एंशिएंट इंडिया के बारे में जिक्र करती थी। तो यहाँ पे ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सारी पॉपुलर बुक्स हैं। जब भी आप लूसेंट या घटना चक्र या कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल रियलाइज कि ये बुक्स वो है जिनका बार बार जिक्र होता है, बार बार नाम आता है, कोई इसमें नया डिफरेंट बुक नहीं है। दूसरा हो गया टॉलेमीज ज्योग्राफी एंड प्लाइनीज नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। ठीक है, हिंदी में इसके नाम हो गए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका ऑथर हमें नहीं पता है, इसका ऑथर अनोनिमस है, किसने लिखी है ये हमें नहीं पता है, पर ये किताब है जिसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में मेंशन है। टॉलेमी की जियोग्राफी एंड प्लाइनी की नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। तो इसका हमारा क्या है आंसर? 1, 2 एंड 3। ओके, वेरी इजी, इसमें मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने का है। ये आपने इनिशियली जब पढ़ा उसका मतलब उसको स्टार्टिंग में अगर नोट मेकिंग बना के रखा भी होगा, नहीं रखा होगा, बट दिस इज समथिंग जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होता है, स्पेसिफिकली घटना चक्र। जो 2 कंटेंट मैंने आप लोगों को हमेशा से बोले पढ़ने के लिए, लूसेंट घटना चक्र, वो ये फैक्ट है कि ये सारे सवाल उससे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, 4 फेज चतुर्मुखा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच जैन तीर्थंकर।
ठीक है, ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैनिज्म के अंडर अगर आपने पढ़ा है, आपको आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इस वाले में या ज्यादा से ज्यादा आप 50-50 कर सकते हो कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो या तो ऋषभनाथ से रिलेटेड है या फिर महावीरा से रिलेटेड है। तो हम मैक्सिमम 50-50 कर सकते हैं ऐसे केसेस में। फॉर एग्जांपल अगर आपका अटेम्प्ट सिर्फ 60 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, और आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ भाई या तो ए होगा या तो डी होगा। बट उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि भाई ये बाकी दोनों तो नहीं है। ठीक है, इतना आपको रफ नॉलेज की बहुत जरूरत है कि अगर हमें 50-50 में से भी चूज करना है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चूज कर देते हैं, ए मार्क कर देते हैं या बी मार्क कर देते हैं, क्योंकि कुछ तो करना है हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, पहले कट डाउन करो कि अगर जैन तीर्थंकर से रिलेटेड पूछा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट वाले में पहले हाईलाइट कर लो कि हाँ या तो ऋषभनाथ होंगे या तो महावीरा होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा ऋषभनाथ। श्वेतांबरा जैन टेम्पल है, ये कहाँ? रनकपुर में है, राजस्थान के। ठीक है, तो हिंदी में भी इसमें मुझे कुछ अलग से बताने की नहीं है। चतुर्मुख मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो आंसर हो गया ऋषभनाथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटिका किसने लिखी थी? ऑथर्स एंड बुक्स वाला जो चैप्टर है, अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है। और ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, जब आप बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, तो मृच्छकटिका इज समथिंग जो हमेशा मेंशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है शूद्रका। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बुक्स है कि कल्हना ने राजतरंगिणी लिखी थी, कालिदास की कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी पोएट्री है, ये वो नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए। आपके पास एक सेपरेट नोट होना चाहिए जहां पे लिस्ट ऑफ ऑथर्स और उनकी बुक्स अवेलेबल हो। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया शूद्रका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अब इनकरेक्ट? पहली चीज तो वर्ड जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी। ठीक है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, पता होना चाहिए हमें। कई बार क्या होता है, हमने बस ऊपर देखा कि बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है और अब हम सीधा मार्क करने चले गए, नहीं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इनकरेक्ट पूछा है, ये जानबूझ करके, दिस इज जिसको बोलते हैं ना कि ये बाउंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये वैसा क्वेश्चन है। या तो आपने इसमें दिमाग लगा लिया तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड की गई है वो बेसिकली आउट ऑफ योर बेसिक बुक्स वाली चीज है। ठीक है, तो ऐसे वन ऑफ अ काइंड वाले क्वेश्चंस भी होने जरूरी होते हैं। अगर इसमें डायरेक्टली मैं बुद्धिस्ट काउंसिल के सीधे सीधे स्टेटमेंट देती तो नहीं होता। अब यहाँ पे सिंपल है, पहला है हमारा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल is regarded as watershed movement because it determines how Buddhism is taught to this day. हिंदी में ये हो गया, प्रथम बौद्ध संगीति को बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इससे यह तय हुआ था कि बौद्ध धर्म किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। तो बनी बात है, उसी टाइम से उन्होंने जो सूत पिताक थे, विनय पिताक थे, इन सारों का डिवीजन करना स्टार्ट किया था। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी तक होते हुए आया था। दूसरा क्या है? सेकेंड बौद्ध संगति, बेसिकली सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का उद्देश्य, मोटिव क्या था? बौद्ध उप संप्रदायों के बीच मतभेदों को सुलझाना था। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे महासंघिकास और जो बेसिकली एक तरीके से हीनयान और महायान के जो सेक्ट थे वो आउट ऑफ नोवेयर तो डेवलप नहीं हुए, उससे पहले भी दो डिवीजन क्रिएट होने लग गया था। तो उनके बीच का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ये भी ठीक है हमारा स्टेटमेंट। उसके बाद है मगध एम्पायर में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई। मतलब ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि चारों जो काउंसिल्स हुई थी कहाँ हुई थी कहाँ नहीं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो आपका गूगली स्टेटमेंट है वो यही है, बिल्कुल हैवी वर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है, जगर भिवंसा नरिंदा भिदाज एंड सुमगलक्ष्मी प्रिसाइडेड ओवर सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग कि 4 से आगे आपने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी नहीं है, पढ़नी भी नहीं होती है। दिस इज एन एडिशनल इन्फो जो अभी आपको पता चल जाएगा आंसर की के थ्रू में। गूगली क्वेश्चन है, इट वाज नॉट 6th बट 5th। तो यहाँ पे हम ये थोड़ी चेक कर रहे हैं कि आपको ये आउट ऑफ द ब्लू वाला चीज आता है कि नहीं आता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट है। आपको इन 3 काउंसिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। आप उस पर इतने श्योर होने चाहिए कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, क्या मोटिव था, कहाँ कंडक्ट कराया गया था, किसने करवाया था, किसने प्रिसाइड किया था, ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट 3 बुद्धिस्ट काउंसिल के फर्स्ट 4 के बारे में। अगर आप उस अपने स्टेटमेंट्स पे चारों पे श्योर है तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट क्या बचेगा? जो चौथा स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपने ना सुना है ना पढ़ा है। ठीक है, तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाइज आपको नॉलेज नहीं होती है, वहां पे आपकी जितनी नॉलेज है
उसका यूज करके हमें आंसर निकालना है। अगर आप श्योर हो जाते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन में मैं श्योर हूं, तो ऑटोमेटिकली आप फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे और उसे मार्क करके आएंगे। अदरवाइज आप ये आंसर स्किप करेंगे। यही दो चीजें हो सकती है इसमें, ठीक है। आफ्टर दैट इसको पढ़ने के बाद अब ये नहीं करना है कि हम 5th बुद्धिस्ट काउंसिल की भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, 6th की भी निकालेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। बुद्धिस्ट काउंसिल उसके बाद से चली आ रही है, बट मेजरली जो हमें पढ़नी है वो 4 तक ही पढ़नी है, 4 तक ही रेलेवेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल तो अब तक होती रहती है, तो हमें थोड़ी पढ़ती रहनी है कि 1001 बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई है, बाकी की चीजें कहाँ होंगी। फर्स्ट 4 आर इंपॉर्टेंट, उसमें आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पॉइंट्स को लेकर के कि हाँ भाई हमें पता है कि ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की ये इन्फॉर्मेशन है एंड वी आर श्योर अबाउट इट। ये आंसर किसी का सही हुआ है? हाँ मैम, मेरा सही था। चलो गुड गुड। एलिमिनेट कर दिया था मैं। तुक्का था, एलिमिनेट किया था? नहीं मैम, एलिमिनेट किया था क्योंकि पढ़ा था 4 ही होता है, तो 6 तो होगा नहीं, तो इसीलिए। गुड गुड गुड। तो वही है, ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस में यूजुअली एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर होता है, इंसान घबरा जाता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, देखा नहीं है। बट बहुत सबसे पता है सिली तरीके से यही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो देखे पढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर ने बनाया ही है आपको एग्जाम प्रेशर में कंफ्यूज करने के लिए। वहां पे अपने माइंड को रिलैक्स करके सोच के सॉल्व करना ही हमारी ट्रिक है। उसी से आपके नंबर जो है 1-2 नंबर जो बाकी लोग हैं उनसे आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कोई देखेगा बोलेगा यार 6 के बारे में तो पता ही नहीं था, कैसे मार्क करते, तो छोड़ दिया। एटलीस्ट आप एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब भी मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं, अशोका पढ़ते हैं, तो ये सवाल आता ही आता है। और पीवाईक्यू में तो पता नहीं 20-25 सालों से हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से रॉक एडिक्ट ने पहली बार मेंशन किया था नाम अशोक। ठीक है, किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है? तो सबको पता है किस में हुआ है, मस्की में। ठीक है, मस्की कहाँ है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। लूसेंट में भी बॉक्स बॉक्स करके जो अशोका के मेजर एडिक्ट्स है उनकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। दिस इज समथिंग, ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। खास करके बिहार जब आप करते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है कि जो बिहार रिलेटेड एरिया हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडाइवल का, मॉडर्न का, उस पे तो हमको खास फोकस करके चलना है। मगध एनी हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अशोक के बारे में तो यूपीएससी तक पूछता है। तो ये वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे सवाल गलत कर रहे हैं देन यू नीड प्रॉपर रिविजन। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर रिविजन इज द की। यहाँ पे आप कुछ एलिमिनेशन और ये वो नहीं लगा सकते। यहाँ पे या तो आपको सवाल पता है या तो नहीं पता। नेक्स्ट है हमारा, द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ फायर इज फाउंड ड्यूरिंग। इस पे अभी ग्रुप पे भी, मेन ग्रुप पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि एविडेंस जो है पहली बार फायर के यूज का, तो एट टाइम्स है, कहीं कहीं पे पेलियोलिथिक दिया हुआ है, कहीं पे नियोलिथिक दिया हुआ है। जितने भी अब तक जो भी एग्जाम्स वगैरह में अगर सवाल पूछे गए हैं तो उसमें आंसर नियोलिथिक है। घटना चक्र के जो आप स्टोन एज का चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे, उसकी भी स्टार्टिंग में अगर देखेंगे जहाँ पे नोट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन से पहले, तो उसमें भी नियोलिथिक दिया हुआ है। इसके लिए मैंने आंसर इसको नियोलिथिक मार्क किया है। ठीक है, डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में भी होते हैं, फिर उस पर डिपेंड कर जाएगा कि बीपीएससी का क्या मन, बीपीएससी पेलियोलिथिक मार्क करेगा कि नियोलिथिक मार्क करेगा। बट दिस इज समथिंग जो है 50-50 वाली चीजों की बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नवपाषाण युग है कि आपका पहले उपयोग का प्रमाण किस काल में मिले हैं। प्रीवियस ईयर्स में जैसे भी सवाल आए हैं, 90s के टाइम भी ये सवाल पूछा गया, उसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर को नियोलिथिक पे मार्क करवाया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में शतरंज का खेल किस काल में उत्पन्न हुआ था? वेरी इजी अगेन, ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जो जब आप लूसेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। दिस इज समथिंग जो बार बार पूछे जाते हैं एंड इट इज अ वेरी फेमस जीके क्वेश्चन ऑल्सो। सिर्फ जीएस नहीं, जनरल नॉलेज की चीजों में भी, कि चेस सबसे पहले इंडिया में कहाँ पे, किस टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया था? तो इट वाज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, और गुप्ता पीरियड में इसको क्या भी बुलाते थे? इसको चतुरंग बुलाते थे। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, चतुरंग बुलाते थे, और चेस इंडिया में गुप्ता पीरियड में हमारा इन्वेंट हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो ये होगा शुरू के हमारे 8 क्वेश्चन। और अभी पता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे हाँ, ऐसे करते तो शायद ये वाला सवाल सही हो जाता है, वैसे करते तो सवाल सही हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल से जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर लगता है कि अरे हाँ, जब कई बार है कि अगर उसी क्वेश्चन को दोबारा ठंडे दिमाग से आप पढ़ोगे तो शायद आंसर आ जाए। तो अपना माइंड को रिलैक्स करना, कूल मेंटेन करके रखना, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स तोलकाप्पियम। ठीक है, अब तोलकाप्पियम क्या है? तमिल ग्रामर का बुक है हमारा, आंसर है बी। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है,
यू हैव टू रीड अबाउट इट। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कई बार हो जाता है लोगों को, ठीक है। तोल्काप्पियम का वर्णन क्या है? व्याकरण पर एक पुस्तक है। फिर उसके बाद जो मैंने इसके साथ जो एनालिसिस में आपको रिमार्क्स में दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई किस तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और इसका जो कॉम्पोजिशन है मतलब 3rd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक में इसे डेवलप किया गया था, ठीक है। किसने लिखी? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियर, दिस इज वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि आधा नाम तो जो इनके ऑथर है उसी से रिलेट करके हो जाता है। फिर है विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक सिलापदिकरम। सिलापदिकरम अगेन बुक्स एंड ऑथर्स वाले चीज में रेलेवेंट हो गया आपका। सिलापदिकरम में अब ये ऐसा है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत है, थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत है, और थोड़ी सी अगर मैं कहूँ तो मैपिंग की भी जरूरत है, कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, सिलापदिकरम संगम एपिक है तो कहाँ है? तमिलनाडु के नियर बाय रीजन में है, तो तमिलनाडु के रीजन में है तो अगर हम यहाँ पे 50-50 क्या मतलब पूरा ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सरस्वती तो नहीं होगी, ठीक है। तमिल का रीजन है ना, यहाँ पे तमिल आपको दे भी दिया, आपको सोचना भी नहीं है, तमिल आपको दिया हुआ है, एरिया तमिल है, ठीक है। तो तमिल है तो सरस्वती तो रिवर नहीं हो सकती, गंगा भी नहीं हो सकती, गंगा जाती ही नहीं है। 50-50 बच गया कावेरी गोदावरी। अब यहाँ पे आपको ज्योग्राफी मैपिंग की नॉलेज लगेगी कि तमिलनाडु वाले साइड में गोदावरी ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन या कावेरी रहेगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में सुनते रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जीएस के, पढ़ते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा आ जाएगा कावेरी। तो सब्जेक्ट्स का इंटरलिंकिंग भी कभी ना कभी हेल्प कर जाता है आपको। आपको नहीं पता सिलापदिकरम क्या है, कब लिखी, किसने लिखी, चलो वो नहीं पता आपको, बट यहाँ पे तमिल एपिक दिख रहा है तो तमिल से आपको एटलीस्ट तमिलनाडु वाला एरिया का रेलेवेंट हो गया, तो उससे हमने किस तरीके से ये एलिमिनेट करते गए हम आंसर्स को, और इवेंचुअली हमारा आंसर आ गया कावेरी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सिलापदिकरम किस नदी की प्रशंसा की गई है? कावेरी। ओके, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है? अगेन अशोका चैप्टर से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत बार मेंशन्ड है, किसमें किया गया है? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब उपर्युक्त में से एक से अधिक है तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उस टाइम पे चोला, चेरा, पांड्या, और इसके साथ में मेंशन एक होता है सरियापुत्र। आपने देखा होगा बुक्स जो एनसीईआरटी है, लूसेंट है, घटना चक्र है, उसमें मेंशन है सरियापुत्र। सरियापुत्र इज फॉर श्रीलंका। तो जो अशोका का रीजन का जो पूरा मैप है उसमें भी आप देखेंगे कि जो साउथ के किंगडम्स है उसको छोड़ दिया गया, और वो साउथ के किंगडम्स के 3 कोने थे, ये चोला, चेरा, पांड्या, और साथ में सरियापुत्र, दैट इज श्रीलंका। तो उनके जो भी अभिलेख थे उसमें इनका मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रकूटस कहाँ से आ गया? अच्छा सॉरी, ये ना मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सेंट एम्बेसडर्स टू द कोर्ट ऑफ रोमन एम्परर अगस्टस? ठीक है, अगस्टस के मतलब एम्पायर में एज एन एम्बेसडर किसने भेजा था? एम्बेसडर किसने भेजा था? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री का डीप नॉलेज है। अब ये वो क्वेश्चन है जो आप टेस्ट जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसे हमें पॉइंट वाइज दिखना है, हमें पूरा इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, हमें इसका पॉइंट वाइज एक नोट बना करके रख लेना है कि ठीक है हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, दिस इज समथिंग जो वन ऑफ अ काइंड इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन है, तो इसे हम नोट बना के रख लेंगे। तो किसने भेजा था? पांड्या किंग्स ने भेजा था, ठीक है। और ये सारी मतलब ग्रेको रोमन वगैरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अशोका टाइम पीरियड में थे, तो अगर यहाँ पे मौर्यन भी होता, ठीक, तो मौर्यन होता तो फिर उसके हिसाब से हम एम्पेरर को मार्क करते, बट यहाँ पे एम्पेरर अगस्टस दिया हुआ है, इसलिए आंसर पांड्या। अब इसमें बहुत ज्यादा आपको थॉट प्रोसेस नहीं जानना है कि ये कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा, सिंगल पॉइंट वाली चीज है, इसे अपने नोट्स में एज इट इज ऐड कर लो कि किसने भेजा था, कहाँ भेजा था, ठीक है। किस वंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूध भेजे थे? तो किसने भेजे थे हमारे? ये हो गया इसका आंसर पांड्या, ठीक है। इसके बाद है उरायूर किस लिए प्रसिद्ध था? अगेन जब हम चोला किंगडम पढ़ते हैं, साउथ किंगडम्स पढ़ते हैं, तो उरायूर इज अ फेमस नाम जो मैपिंग में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका सीधा आंसर है प्राचीन काल में सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए, ठीक है। सेंटर भी था एक तरीके से, जो चोला का पूरा पॉलिटिकल पावर था उसका सेंटर था उरायूर, जहां पे कॉटन क्लॉथ की ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो बेसिकली ये लिखा है ना, सूती वस्त्र कॉटन क्लॉथ की ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस सेंटर था ये, तो आंसर हो गया हमारा उरायूर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, बट कंफ्यूजन आपको कहाँ आता है? आप कुमार गुप्ता तो पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे जो कैच है वो है कि द्वितीय या प्रथम,
इसको देख करके आप अभी शायद उतना ज्यादा परेशान नहीं हुए होंगे, बट एग्जाम हॉल में ऐसी जगहों पे ना थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कुमार गुप्ता तो था, 1 था कि 2 था, पता नहीं है। इसलिए जब भी हम एम्पेरर्स वगैरह के, जब भी राजाओं के नाम पढ़ते हैं, तो 1 2 जिनके नाम के आगे मेंशन होता है ना, उसको थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए कुमार गुप्ता प्रथम, जिनका महेंद्रादित्य भी बोला जाता है। अलग अलग वो लोग टाइटल्स लेते थे, महेंद्रादित्य। ठीक है, 14 का हो गया अभी। और उसके बाद फिर इन्होंने नालंदा एस्टैब्लिश करी थी, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था, तो ये तो आपको पता ही है। और नालंदा वगैरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब अगर ये गलत कर रहे हो तो फिर बिहार के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। बिहार स्पेसिफिक वाली चीजें तो गलत नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री का वो पार्ट जो बिहार से रेलेवेंट है, बिहार फोकस्ड है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द बिजनेस ऑफ मेमोराइजिंग क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी हिस्टोरीज, हिस्ट्रीज, लेजेंड्स विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको ये बताऊं तो दिस इज अ यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। अगेन जब मैं बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज करो, अच्छे से करो, घटना चक्र करो, तो ये उसी से रेलेवेंट है। और अक्सर ऐसा होता है कि कई बार यूपीएससी ने 2001 में कोई क्वेश्चन पूछा होगा, बीपीएससी उसको अभी 2023 में पूछ लेगा उठा करके। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और खासकर इस साल का भी अगर आप पेपर देखेंगे तो ऐसे 1 वर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मागध होते थे। मागध क्या होते थे? कोर्टियर ही होते थे, कोर्टियर होते थे। और इनका काम होता था कि बेसिकली जो डायनेस्टी है, उनकी जो एपिक टेल्स है, उनके बारे में कहानियां हैं या जो भी रिकॉर्ड्स है, उनको कलेक्ट करना। ठीक है, ये इनका काम होता था। या तो इन्हें मागध बोला जाता था, या तो फिर इन्हें सूत बोला जाता था। दोनों ही नाम है। मागध थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतिहास से संबंधित वंशावली, राजवंशों का इतिहास और कथाओं को याद रखने का कार्य करते थे, तो ये होते थे मागध। ये इनका काम होता था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान देना कि सही है पूछा है या सही नहीं है पूछा है। तो हमें बताना है कि क्या क्या इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है। गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर उनके शासनकाल में पहुंचा, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, एक सही, ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। गुप्त, जब गुप्ता काल के बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में खास करके पढ़ेंगे, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। दूसरी, अब यहाँ यात्री हुएनसांग उनके समय भारत आए। अब ये चीज है कि हुएनसांग नहीं आए थे, फाहियान आए थे। लेकिन क्योंकि अगर मान लो 2 स्टेटमेंट पे भी आप श्योर हो, तो आप मार्क कर सकते हो कि उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर यहाँ पे ऐसा वाला होता कि 1 and 2 या 2 and 3, तो आपको तीसरा स्टेटमेंट भी असेस करने की जरूरत होती। बट अगर आपने ऑप्शन में देखा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक पूछा है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव में कुछ भी हो सकता है। वो आपसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ए बी ठीक है या बी और सी ठीक है, सिंपली डायरेक्टली पूछा है कि कौन से इसमें से स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब 2 तो मिनिमम सही है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हो, बट यहाँ पे ये है कि हुएनसांग नहीं, फाहियान आए थे इनके टाइम पीरियड पे। तो इसका ये आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं या उनके टॉपिक्स हैं जिसका जब मैं घटना चक्र कराती हूँ तो उसमें मैं बाकायदा मैपिंग के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे जो है सबसे पहले मतलब यहाँ पे ये एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, उसको फिर भुक्ति में डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 भुक्ति हो गया। अब उसके बाद इनको अलग अलग विषयों में डिवाइड किया। उसके बाद आए छोटे छोटे विथि, और उसके बाद सबसे नीचे जो मल्टीपल होंगे बहुत सारे विलेज। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है। जो स्टेटमेंट्स दी हुई है उन स्टेटमेंट में से आंसर निकालना सबसे आसान है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जगह पे जब हम एक सरकार का या किसी भी एक एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड करते हैं तो सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे आता है गांव। तो हम अगर सबसे नीचे वाले स्टेट में चीज में देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट दिया है, विथि दिया है, विषय दिया है, विलेज दिया है। इसका आपको नहीं पता क्रोनोलॉजी, ठीक है, मान लो नहीं पता, आपको ये तो पता होना चाहिए कि विलेज जो है, जो गांव है, वो सबसे नीचे आएगा। 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव मिल करके फिर विथि बनाते हैं। क्या बनाते हैं उससे आपको लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो मिनिमम है कि गांव से भी ज्यादा ब्रेकडाउन करके कहाँ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे नीचे गांव आएगा। तो गांव सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर हो गया हमारा बी। ये वो तरीके हैं जिससे आप
नहीं भी आता है तो भी किस तरीके से सॉल्व करोगे। हाँ, अब अगर यहाँ पे और भी ऑप्शंस में होते जहाँ पे पहले ही पार्ट में विलेज दिया होता, तब फिर हम अगले स्टेज पे जाते समझने के लिए, बट यहाँ पे तो आपका आंसर ही आसान कर दिया गया है। एंड ट्रस्ट में बीपीएससी इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देता भी नहीं है, अगर एक आध एलिमिनेट हो गया तो आपका आंसर सेट हो जाएगा। ये वाला आंसर किसने सही किया है? हुआ है सही या कंफ्यूज हो गए थे? यस मैम, सही हुआ है मेरा। सही हुआ है, चलो गुड। हम्म। ठीक है, तो देखो अब इससे थोड़ा सा नजरिया आप लोगों का आई होप कि हेल्प मिल रही होगी डिफरेंट तरीके से देखने के लिए, कि किस तरीके से विलेज, विधि, विषय, भुक्ति, स्टेट जा रहा है, और हमने सिर्फ विलेज देखा है और उससे हम असेस कर पाए हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा 18th। यहाँ पे भी देखिए, हाँ यहाँ पे भी ग्राम की जगह कोई ऐसा अनोखा वर्ड नहीं दिया। अगर आपको पता है कि मिनिमम यूनिट है वो ग्राम से शुरू होगा, तो हम इसको आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वैसे आपको ये जो डिवीजन है ये पता होना चाहिए, एक तो गुप्ता पीरियड का पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ में साउथ में जो डिवीजन होता है ना, नाडू और ये सारी चीजें, उसका डिवीजन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड। तो गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था? दिनार। ठीक है, दिनार। अब ये है वन वर्ड वाली इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट देयर इज अ मेंशन ऑफ यवना प्रिया व्हिच डिनोट्स। तो यवना प्रिया संस्कृत टेक्स्ट के टाइम पे किस चीज को बोला जाता था? तो ये बोला जाता था ब्लैक पेपर के लिए। किसके लिए? ब्लैक पेपर के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक पेपर का हमारा हिंदी हो गया यहाँ पे काली मिर्च। ठीक है, यवन प्रिया हो गई हमारी काली मिर्च। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के साहित्य ग्रंथ नीति सार के लेखक कौन है? तो अगेन ऑथर एंड बुक्स वाला क्वेश्चन हो गया ये, कि लेखक कौन है। तो यहाँ पे लेखक का हमें नाम पता होना चाहिए। किसने लिखी है? नीति सार लिखी है कमंडका ने। ठीक है, यहाँ पे है आंसर, कमंडक हो गया, कमंडका ने लिखी है नीति सार। अगेन इसमें आपको कोई ऐसे बहुत ज्यादा अलग से दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ऑथर एंड बुक्स वाली चीजें हैं, पता होनी चाहिए किसने लिखी है, क्या लिखी है, तो ये उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की युग कौन सा स्थान गलत रूप से जोड़ा गया? मैच द फॉलोइंग है, वेरी इजी, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा कि हमको रिलेट करना है सिचुएशन। एंड आई डोंट थिंक अगर ये सवाल किसी ने गलत किया है ना, तो ट्रस्ट मी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है आपको इसको सही करने की, क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत ही बेसिक है बुद्धिज्म से रिलेटेड। मतलब आप बहुत डिटेल में चलो नहीं भी पता आपको, एक बार को बुद्धिस्ट काउंसिल की डिटेल नहीं है, बट ये जो जगहें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में। और मृत्यु कहाँ हुई? अब वापस से लुम्बिनी दे दिया है, तो आपको एटलीस्ट नहीं भी पता है तो ऑप्शन देख के तो समझ में आ रहा होगा ना कि जन्म भी लुम्बिनी में हुआ और मृत्यु भी लुम्बिनी में हुई है। ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं है हमने अब तक, जहां भी पढ़ा है ये कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। ठीक है, आंसर हो गया हमारा इसका कुशीनगर, तो डी हमने मार्क कर दिया, 21 का डी। इसके बाद हाँ, डेथ ये लुम्बिनी नहीं है। इसके बाद हमें एंशिएंट साइट और उनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग जो मिली है उसको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा और बनावली। ठीक है, और फिर उसके बाद से हमको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आध भी अगर हमारा ठीक से सेट हो गया तो हम कर लेते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेक श्योर किया था कि जैसे ए का 1 है तो ए का 1 एक और में है, ए का 2 है तो ए का 2 एक और में है, सो दैट थोड़ा सा इन डेप्थ आप लोग सोचे समझे और फिर उसके बाद इस चीज को मार्क करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा एक सेकेंड यार ये बहुत हैंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कालीबंगन में हो गया हमारा फ्लो फील्ड। ठीक है, तो बी का हमारा 1 है। अब हम देखेंगे 22 में कि बी का 1 कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी का 1 हमें इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब इसके बाद हमें अगला देखना है, और देखिए बी का 1 दिया और ए का 2 भी गिवन है, तो इस तरीके से हम ए का 2 भी मार्क कर लेंगे। ए क्या है हमारा?
लोथल है और लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, तो ये भी हो गया। तो दो हमारी परेशानियां खत्म हो गई, 50% आंसर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद है दो इंपॉर्टेंट, एक है ढोलावीरा और दूसरा है बनावली। ठीक है, तो अब हमें इसमें से देखना है कि क्या सही हो सकता है। तो जो सी है हमारा ढोलावीरा, ढोलावीरा में हमें मिलता है इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो सी का हमारा 4, सी का 4 किसमें गिवन है, इसमें गिवन है, हो गया हमारा मार्क। तो हमारा 22 का आंसर हो गया बी, इस तरीके से। तो जहाँ पे अगर लूसेंट से आप कर रहे हैं या किसी और बुक से कर रहे हैं, तो नॉर्मली टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ होता है कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, उसके साथ में कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ से क्या मिला था, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप मार्क करते चलेंगे, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहली बार में आप सोचेंगे कि आपको पूरा याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमें रिवर्स मैच करानी है, राइट। रिवर्स मैच कराने में पहला हमारा है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। तो ए का 2 हो गया, अगेन ए का 2, ए का 2, ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद है हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वेरी इजी, हड़प्पा आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको पैठन और नागार्जुनकोंडा ये जो दोनों है ये नहीं भी पता है, हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के किनारे, और हस्तिनापुर आपका हो गया ऑब्वियसली गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो बी का हो गया हमारा 3। अब बी का 3 यहाँ पे है, यहाँ बी का 1 है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। आगे के तो नहीं भी आते हैं, आंसर हमारा सॉल्व हो गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा के, नागार्जुना कोंडा जो है वो कृष्णावद्वर के किनारे है, और पैठन है हमारा गोदावरी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन। तो रंगपुर कौन से एरिया में मिलता है, तो ये है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ हो गया, गुजरात का जो एरिया है वहां स्थित है, कौन सी जगह, रंगपुर। ठीक है, 24 का हमारा आंसर है सौराष्ट्र। अगेन इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली चीजें नहीं है, कहीं कहीं पे जैसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है उसका मैं आपको असिस्टेंस दे रही हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा डीप हमको याद नहीं करना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा हम लोग स्लो जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। तो अब सिंध में कौन कौन सी लोकेशंस हमारी हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा आ जाता है। ठीक है, हड़प्पा जो है ये हमें पता होना चाहिए, ये जो पंजाब है पाकिस्तान का वहां पे है। ठीक है, सिंध में नहीं है, तो पहला तो कैंसिल आउट हो गया, पहला कैंसिल आउट हुआ, तो ये भी गया और ये भी गया। अब हमें यहाँ पे इतना पता चल गया है कि 2 और 3 तो करेक्ट है, तो इसमें हमें सोचना नहीं है, मोहनजोदारो एंड चन्हुदारो हमारा करेक्ट है। अब 4 जो है सुरकोटाडा, सुरकोटाडा इज समथिंग कि ये तो इंडिया में है, तो बात ही खत्म हो गई, 4 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमें आंसर मिल गया 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो इनमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है, तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं। चन्हुदारो है, कोटदीजी भी है, देसाईपुर भी है, सोहगौरा नहीं है। ठीक है, सोहगौरा क्यों फेमस है, सोहगौरा फेमस है मौर्यन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के लिए। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के लिए, तो सोहगौरा मौर्यन पीरियड से रिलेटेड है। बाकी चन्हुदारो, कोटदीजी और देसाईपुर ये सारी हड़प्पा की साइट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हमसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं, तो पहले ही ऑप्शन देख करके हमें, ठीक है, आंसर तो बहुत आसानी से मिल गया कि पहला ऑप्शन है कि पकी हुई ईंटें से बिल्डिंग जो बनती थी वो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ये हमें मिल गया। बट अगर हम आगे के भी ऑप्शन देखें, तो फर्स्ट 2 आर्चेस, ठीक है, फर्स्ट 2 आर्चेस हिंदी, एक सेकेंड, पहली सच्ची मेहराबें। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये वाला जो डेवलपमेंट हुआ था ये हुआ था बलबन के पीरियड पे, और ये दिल्ली सल्तनत मुगल पीरियड से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं है। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, तो पर्टिकुलरली ऐसे टेम्पल्स वगैरह हमें मिले नहीं है हड़प्पा की साइड से, तो ये भी नहीं है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो सकता है, पर आर्किटेक्चर उतने ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है। सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो है बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स। ठीक है, पकी हुई ईंटों की इमारतें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के लिए हुई पुरातत्विक खुदाई के निदेशक कौन थे। अगेन फैक्चुअल चीज है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे आपको पता चलेगा कि आंसर जो है सर जॉन मार्शल। ठीक है, एएसआई के हेड थे ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इनके ही टाइम पीरियड पर खुदाई वगैरह स्टार्ट हुई थी जब डिस्कवर हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर हमारा इधर हो गया सर जॉन मार्शल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड। नॉट पूछा है, ठीक है,
तो हड़प्पा से जो सीलें हमें मिली हैं, जो जितनी भी सील्स मिली हैं, उसमें से कौन सा एनिमल है जो नहीं दिखाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत आसान भी है क्योंकि हॉर्स ऑप्शन में गिवन है। हॉर्स इज अ डिबेटेबल एनिमल हड़प्पा टाइम पीरियड को लेकर के, क्योंकि हॉर्स बोन कहीं कहीं पे मिला है लेकिन हॉर्स की पुष्टि कहीं भी नहीं की गई है, तो हॉर्स जो है ये मेंशन नहीं किया गया, तो आंसर हो जाएगा हॉर्स। बाकी बुल, एलिफेंट, शीप, डियर, ये सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में मेंशन होती है कि जो हड़प्पा की सील थी उस पे ये सारे एनिमल्स किस तरीके से मेंशन थे, राइट। हिंदी में कुछ स्पेसिफिक अलग है। कौन सा जानवर हड़प्पा की मोहरों पर चित्रित नहीं है? तो घोड़ा नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अगेन ये वो चीजें जो पता होनी चाहिए। तो ऋग्वेद है, सारे वेदों के अपने अपने ब्राह्मणा एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है। तो ऋग्वेद से संबंधित है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ दो बेसिकली होते हैं ऋग्वेद से एसोसिएटेड ब्राह्मण, एक तो हो गया ऐत्रेय और दूसरा हमारा हो जाएगा कौशिकी। ठीक है, उसके बाद फिर ऋग्वेद के अलावा सामवेद, अथर्ववेद, इन सबसे एसोसिएटेड कौन से ब्राह्मण है ये भी मालूम होने चाहिए। अब देखिए, आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट विद प्रैक्टिस ये चीजें आपको आ जाएंगी। मतलब बहुत ही, मैं बता रही हूँ, बहुत ही रेगुलर और बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी बहुत नया टाइप का नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो बेसिकली ये पुराना नाम है अस्किनी, और इसका जो अभी लेटेस्ट नाम जिस चीज से वो जानी जाती है तो वो है चिनाब। अगेन रिवर्स और उनके पुराने नाम्स का टेबल भी है, लूसेंट में भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, घट्टा चक्र रिवीजन में भी है, तो कहीं से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि रावी रिवर का पुराना नाम क्या था, या ब्यास का पुराना क्या था, झेलम का क्या पुराना नाम था। तो इस तरीके से हो जाएगा। अस्किनी नाम है चिनाब का। अब आ जाता है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दो चार चीजें जो बोगासकोई से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए कि बोगासकोई कहाँ है? एशिया माइनर, टर्की में। ठीक है, टर्की में मिला है ये, और इसमें वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस का जिक्र किया हुआ है। अब अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है बोगासकोई के बारे में, तो हम आगे के सवाल करेंगे। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, तो ट्रेडिंग सेंटर नहीं है। अगेन यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि बोगासकोई क्या है, इंस्क्रिप्शन, ट्रेडिंग सेंटर नहीं है। इसके बाद है दूसरे में क्या दिया है? इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड विच मेंशन नेम ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेस, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास वर कंपोज्ड हियर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा एलिमिनेशन में भी जाएंगे, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है, तो आप थोड़ा 50-50 में अटकेंगे। बट बोगासकोई समथिंग की रेपिटेटिव टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है। पीवाईक्यू का अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो 50% क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ये आपके आराम से हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, बोगासकोई का महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछ रहा है कि इसमें उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित पुरोहित कौन थे? ओके, गूगली क्वेश्चन, या तो आता है या तो नहीं आता है। आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो स्किप करना है सीधा। ठीक है, इसका आंसर है ऋषि गौतम रहुगुणा। वैसे आप ये पढ़ोगे तो ऐसी देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो लूसेंट में ना मेंशन नहीं है एज फैक्ट्स, पर वही बात है कि एक पेज में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अब आप हर एक तो याद नहीं कर सकते। अगर ये आपके दिमाग में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह जाता यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस। फिर है ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन। तो हमें ट्राइबल असेंबली बता दिया ऋग्वेदा के टाइम की, उसमें जुडिशियल फंक्शन का काम कौन करता था? तो ये था सभा का। ठीक है, सभा का काम था, यहाँ पे नीचे में, हाँ, वह जनसभा जो न्यायिक कार्यों से जुड़ी थी, तो वो थी सभा। अगला है मूल रूप से महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आज के बाद से अब मालूम हो जाना चाहिए कि जय संहिता के नाम से जाना जाता था। फिर है अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस चरण में सामने आई थी? अस्पृश्यता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो गई हमारी अनटचेबिलिटी ना, हाँ, अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो किस टाइम पीरियड पे हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के पीरियड पे। ऋग्वेदिक टाइम पे तो नहीं थी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, धर्मशास्त्र वाला जो पीरियड आया था उस टाइम पे अनटचेबिलिटी वाली चीजें का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब वो बहुत ही क्लियरली समाज में विजिबल हो गया था। उससे पहले तक भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी का रहा होगा, बट इतना ज्यादा पब्लिक में नहीं था, सोशल लेवल पे। In the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property?
ठीक है, कब पूछा है? अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का पूछा है। अर्ली ऋग्वेदिक में क्या थे? काउ थी। काउ को इसीलिए क्या बोला जाता था? अघन्य बोला जाता था। गाय को अघन्य बोला जाता था क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? तो गाय मानी जाती थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऋग्वेद। देवनागरी तो बहुत बाद में डेवलप हुई। ठीक है, खरोष्टी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऋग्वेदिक तो बेसिकली बुद्धिज्म रिलेटेड था। एंड खरोष्टी वाला एरिया जो हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान साइड। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया जाता था अफगानिस्तान के रीजन्स में, जब हम इंस्क्रिप्शंस वगैरह बनवाते थे। और पाली का एसोसिएशन आपका क्लियर कट बुद्धिज्म के साथ में है ना। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी। एंड पाली इज द लैंग्वेज ना। यहाँ पे लिपि पूछा है, तो लिपि में हो जाएगा हमारा ब्राह्मी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी में सतवाहनों की जगह उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में उभरने वाले स्थानीय शक्ति कौन थी? तो बेसिकली यही पूछा है कि सतवाहनों के बाद नेक्स्ट कौन से डायनेस्टी आई जिन्होंने उनको ओवरटेक किया या उनका वैक्यूम था उसे फुलफिल किया। तो ये कौन थे? ये थे वकटकास। ठीक है, सतवाहनास थे। अगेन क्रोनोलॉजी वाला सवाल है। सतवाहनास थे, उसके बाद आए वकटकास। इसकी पूरी लिस्टिंग होती है। जब आप इसको चैप्टर वाइज करोगे तो आपको अगर ऐसा बना लोगे ना क्रोनोलॉजी का, तो आधे सवाल तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। फिर है एरिथ्रियन, यूनानी नाम था जिसका उपयोग किसके लिए किया गया था? तो अभी हमने पहले देखा था कि एंशिएंट हिस्ट्री मतलब एंशिएंट इंडिया का मेंशन किन किताबों में किया गया, तो वहां पे ये हमने देखा था कि एरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस। ठीक है, एरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस नाम था। तो एरिथ्रियन जो है वो किसी ना किसी ऑब्वियसली सी से एसोसिएटेड है, नाम से तो एटलीस्ट हमें पता है। तो यहाँ पे कौन कौन से दिया हुआ? लाल सागर, पीला सागर। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? रेड सी। ठीक है, क्योंकि रेड सी वाला जो रूट था वहां से लोग सेल करके आते थे अफ्रीका और इंडिया के साइड। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका रेड सी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी? ठीक है, तो गोल्ड सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो ये थे हमारे इंडो ग्रीक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड कॉइन पूछा है, लार्ज स्केल नहीं पूछा है। अगर लार्ज स्केल पूछा जाता तो फिर हमारा आंसर चेंज होता है। अदरवाइज सबसे पहले तो किया गया था इंडो ग्रीक्स के द्वारा। विच ऑफ द, और फिर उसके बाद तो फिर बढ़ता गया। गुप्ता के टाइम पे भी बहुत ज्यादा था, कुशांस के पीरियड में भी गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडो ग्रीक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अग्रहार? तो अग्रहार क्या होता था? अगेन मैं बता दूं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अग्रहार क्या बोला जाता था? जो लैंड दिए जाते थे ब्राह्मणों को। ठीक है, जो जमीन ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी गई भूमि, उसे अग्रहारा कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया? ये महिलाओं का केवल महिलाओं का गांव था। संत निवासियों का स्थान होता था। सेना को प्रमुख दी जाने वाली उपाधि थी, ऐसा कुछ नहीं था। लैंड ग्रांट था अग्रहार। इसके बाद है, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है कि किस किस में मिलता है। तो यहाँ पे दिया है विनय पिटक, सूत्र पिटक। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो जो फर्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पे इनके डिवीजन हो रहे थे। ठीक है, और तीसरे में फर्स्ट और सेकंड में इनका हो गया था, थर्ड में इनका हो गया था। तो जो इसके बाद फर्स्ट में इनका हुआ था और सेकंड में इनका हुआ था। और यहाँ पे सम्राट अशोक का विवरण की बात हो रही है। तो सम्राट अशोक ने करवाया कौन सा था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। तो ये तो तीनों ही कट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? महावंश, यानी कि महावंशा। ठीक है, और जब हम ऑथर बुक्स वगैरह रिलेवेंट पढ़ते हैं अशोका के पीरियड से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो उसमें महावंशा और दूसरी जो और किताबें हैं उनका भी हमको मेंशन मिल जाता है। अगला है, अशोका's नेम इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस? अब देखिए, एक और अभी हमने क्वेश्चन किया था जहां पे हमारा ऑप्शन था मस्की, है ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि अशोका का नाम कहाँ पे मेंशन्ड है? ठीक है, तो 3 प्लेसेस में आता है। तो जो मस्की है, मस्की इज फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे बहुत आसानी से मस्की दे दिया जाता था, लेकिन बट दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। और आप अगर बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि एक टॉपिक से रिलेटेड ना 2 सवाल दे देता है बीपीएससी, जिससे अगर आपने पहला वाला को सही किया हो या नहीं भी किया हो तो उसके ऑप्शंस में आपको अगले के लिए आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मस्की वाज द फर्स्ट माइनर इंस्क्रिप्शन। तो ये हो गया आंसर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड अडॉप्टेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी बिफोर अशोका? तो पैसिफिस्ट पॉलिसी क्या हुई?
किस शासक ने अशोक से पहले अहिंसात्मक नीति अपनाई थी? तो ये कौन थे? ये थे हमारे, इसका आंसर हो जाएगा अखनातुन। ठीक है, अखनातुन कौन थे? इजिप्शियन रूलर थे। वन ऑफ अ काइंड इंफॉर्मेशन है, या तो पता है या तो नहीं पता है। आपको ये तो पता होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अहिंसावादी तो थे नहीं, है ना। अब उसके बाद ये आपके तीनों ही फॉरेन रूलर्स हो गए एक तरीके से। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो अब ये आपका बन गया नया नोट कि अब अगर आगे पूछा जाएगा तो अब आपको पता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको पता है वो तो ठीक है, जो गलतियां हो रही है वो भी ठीक है, जो मिल रही है उसे आप नोट डाउन करते चलेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, Who among the following was the last modern emperor? Again chronology जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि लास्ट मॉडर्न एम्परर हमारा था बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ को फिर पुष्यमित्र शुंग जो थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने मार करके शुंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली थी। Which one of the following Neolithic sites in India gives evidence for the transition in human habitation patterns from Neolithic period to megalithic period to early historic period? तो कोई ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो 3 अलग अलग टाइम पीरियड के ट्रांजिशन का एविडेंस हमको सारे एक जगह से मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसका हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारत में कौन सा नवपाषाण स्थल मनुष्य के निवास के पैटर्न में नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल और फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक के परिवर्तन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? ये है बुर्ज़होम। ठीक है, इसका आंसर है हमारा बुर्ज़होम। इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक साइट है, कहाँ है ये? कश्मीर वैली में है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं चिरांद और बुर्ज़होम के बीच में। एक्चुअली नहीं, चिरांद नहीं, सॉरी, चिरांद तो ये तो बिहार वाला, नहीं, अगर कश्मीर वैली से रिलेटेड यहाँ पे मेहरगढ़ दिया होता तो फिर कंफ्यूजन बनता था, बट क्योंकि बुर्ज़होम दिया है तो क्लियर कट आंसर है। अकॉर्डिंग टू पुराणास, he took the shape of a boar in order to rescue earth which had sunk into water, who is referred to as he in the above description? जब अंग्रेजी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कुछ स्टेटमेंट्स मल्टीपल सेंटेंस की वजह से, तो उसका एक बार हिंदी पढ़ लेना चाहिए, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। पुराणों के अनुसार उसने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था जो जल में डूब गई थी। उपरोक्त विवरण में वह किसे कहा गया है? तो पुराणास वगैरह नहीं भी पढ़े हैं तो हिंदू माइथोलॉजी की कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता होती हैं। ठीक है, लोगों ने अपने घर में कहानियों में सुना हुआ होता है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, टीवी सीरीज में देखी होगी। सो दिस बिकम्स इजी। तो ये हो जाते हैं हमारा आंसर विष्णु। ठीक है, विष्णु जी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स? आप देखो, अब गोल्ड कॉइन्स वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है, फिर ही एक और गोल्ड कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फर्क क्या है? अगर आप इस सवाल को देखेंगे और उस सवाल से मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि कुशाना कॉमन है तो कुशाना को मार्क कर दिया जाए। नहीं, वहां पे हमारा इंडो ग्रीक था आंसर। ठीक है, सबसे पहले थे। और यहाँ पे भी पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की निम्नलिखित में से, तो जो 4 नाम है उनमें से पहले में कौन थे? तो इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कुशाना। वहां पे कुशाना नहीं होगा आंसर, वहां पे हमारा इंडो ग्रीक ही रहेगा। Who was the founder of पल्लवा डायनेस्टी? तो पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर्स, तो सारी डायनेस्टीज जो मेजर हैं उनकी क्रोनोलॉजी और उनके फाउंडर्स और उनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इतनी मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो पल्लवा डायनेस्टी के हमारे फाउंडर हो गए सिम्हा विष्णु। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिम्हा विष्णु। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? अभी हमने देखा था कि हड़प्पा तो नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पे हमारे? गुजरात रीजन में है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका लोथल। इसके बाद है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण क्या हो गया? जहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो गया। अब देखिए, अगेन वही वाली चीज है, उस टाइम पे जो मैच द फॉलोइंग वाला सवाल था उसमें यही ऑप्शन था। वहां पे 2 बार लुम्बिनी दिया हुआ था कि बर्थ में भी लुम्बिनी था और महापरिनिर्वाण में भी लुम्बिनी था। इस तरीके से जब आप एक बार में आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को टिक किया जो आपको श्योर शॉर्ट पता है, जिसमें डाउट है उन्हें छोड़ो। फिर जब हम सेकंड रीडिंग करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तब आपको ऑटोमेटिकली रेलेवेंसी दिख जाएगी कि अच्छा ये सवाल का उस सवाल से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो इस तरीके से भी हम, मतलब जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए हमको सॉल्व करना है। अभी तक यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है, कुछ मेंशन करना है, कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ, अदरवाइज फिर फटाफट से हम बाकी के आधे भी क्वेश्चन करेंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि 5 बजे से पहले पहले हमको इसको कंप्लीट करना है। किसी को कुछ पूछना है?
कुछ मेंशन करना है? कुछ नो स्पीड की मैम। बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है, ऐसा कुछ? ओके, चलो आगे है अब हमारा 53rd। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? संगम लिटरेचर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया संगम लिटरेचर है। ठीक है, एक सेकेंड, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और उसके बाद द असेंबलीज नोन एज संगम्स ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। ठीक है, तो इसका आंसर, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे मुझसे स्किप हो गया। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में भी नहीं था क्या? इसका क्वेश्चन पेपर में क्या मार्क किया है? डी वाला ऑप्शन हाँ यहाँ मैम, पे मैंने कहा इरेज था हो आपको रखा कि है। इसमें डी होगा। डी आंसर होगा मैम। हाँ आप काट दिए हमको का 1 नंबर। नहीं, डी आंसर होगा वो ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन पेपर वाइज इसको चेकअप मैंने किया ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से एडिट करने में हमारा जो है ये मिस आउट हो गया। यहाँ पे आंसर होगा बोथ 1 and 2। किसी का एक आध इसमें मैंने काटा वाटा होगा तो करेक्ट कर लेना है, कभी कभी हो जाता है एडिट में। हिंदी में भी नहीं है क्या? हाँ हिंदी में है, हिंदी वालों का है यार, हिंदी वालों का है, इंग्लिश वालों का नहीं। तो जो मैंने चेक किया होगा उसमें मैंने कट नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास आंसर की जो है उसमें आंसर डी ही दिया हुआ है। तो मार्क्स हाँ मैंने दिए मैम, होंगे बट आप किसी ने काट अटेम्प्ट नहीं दिए किया हैं, होगा। आप कट कर 53rd, दिए मैम। हाँ 53rd इज डी ओनली ना? चलो, कहाँ पे जिसमें एक आध नंबर का इसमें जिसमें डिफरेंस आ रहा होगा अपने बढ़ा लेना प्लीज। ठीक है, ये इंग्लिश वाले में ही कटा है, हिंदी वाले में तो ठीक ही दिया हुआ है दोनों, एक और दो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है विद रेफरेंस टू द टैक्स सिस्टम्स इन द महाजनपदास इन एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। तो महाजनपदा से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, इस पे विचार कीजिए। तो पहला है कि फसलों पर कर उत्पादित मात्रा का 1/6 भाग निर्धारित था। ठीक है, ये शिल्पकारों को भी श्रम के रूप में कर देना होता था, ये भी ठीक है। खरीदे और बेचे गए सामान पर भी कर देना पड़ता था। तो ये आपको जो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ मिलेगी? महाजनपदा पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो सी भी बुक या नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वाली पार्ट है ना, ये पॉइंट्स उसके हैं। और बहुत ही डायरेक्टली है कि हाँ भाई जो लैंड रेवेन्यू होता था वो 1/6 होता था, उसके हिसाब से दिया जाता था। और बाकी आर्टिस्ट वगैरह जो थे, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन होगा आर्टिस्ट, दे हैड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और टैक्सेस वर पेड ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड। तो एक तरीके से जैसे आज के गवर्नेंस पीरियड में इकोनॉमी में टैक्सेस लगाए जाते हैं सामानों पर, उसी तरीके से महाजनपद टाइम पीरियड में भी यूज होते थे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका डी, ऑल 1, 2 and 3। अगला है थिंकर्स एंड नोन फॉर। ठीक है, 55 का हमें थिंकर्स के साथ इसको मैच करना है। ये पीवाईक्यू का ही कोई सा क्वेश्चन है, या तो ये यूपी का पीवाईक्यू है या तो ये बिहार का ही है, क्योंकि देखा हुआ सवाल है इस वजह से मुझे ध्यान में आ रहा है। तो पहला हमारा दिया है गार्गी। गार्गी कौन थी? ठीक है, ये पार्टिसिपेट करती थी रॉयल डिबेट्स में। किस टाइम पीरियड की थी ये हो गई थी हमारे क्या तो बोलते हैं वैदिक टाइम पीरियड पे। उसके बाद सत्यकाम जबला। सत्यकाम जबल कौन थे? ये हो गए हमारे थिंकर फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ठीक है, इनके बारे में जो है बुद्धिज्म वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इनका मेंशन होता है। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में इनका मेंशन हो गया। और पनिनी जो थे वो तो ग्रामेरियन थे। ठीक है, संस्कृत में ग्रामर इन्होंने प्रिपेयर करी थी। किस टाइम पे? गुप्ता टाइम पीरियड पे है। तो आंसर इसका डायरेक्टली हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी। यहाँ पे नीचे हिंदी में कुछ अलग है नहीं। सत्यकम जबाल गरीब परिवार के एक विचारक थे। गार्गी राजकीय बहसों में भाग लिया। पनिनी एक व्याकरण चार्य। हो गया डी आंसर। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब हमें ऋग्वेदिक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के सभी सूक्त पुरुषों द्वारा रचित हैं। अब देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही बात थी कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है ना, सभी कि सभी के सभी सूक्त पुरुषों द्वारा रचित हैं, तो ऐसा नहीं है। वहां पे महिलाओं के द्वारा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो ऋग्वेदिक टाइम में एड ऑन की गई हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हो जाता है जैसे लोपा मुद्रा वगैरह जो थी उनका नाम मेंशन है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, 1 को अब हमने काटा, 1
2 3 आंसर मिल गया हमको बी 56 का। ऋग्वेदिक की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, ठीक है। मतलब जब आप ऐसे मार्क कर लेते हैं ना तो एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ लिया करो। कई बार होता है कि कुछ एक आध चीज स्किप हो जाए, तो स्टेटमेंट सारी पढ़नी है, बट लेकिन एक एक स्टेटमेंट पढ़ के आप यहाँ पे ऑप्शन अगर कैंसिल आउट करते चलोगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं बल्कि बोला और सुना जाता था, ठीक है। श्रुति और स्मृति जो होता था। ऋग्वेद सभी वेदों में से प्राचीन है, तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया केवल 2 3 और 4। आई डोंट थिंक सो इंग्लिश में ऐसा कुछ बहुत पर्टिकुलर है। लैंग्वेज ऑफ द वेदिक, ये ऑल द सूक्तस, ठीक है। ऑल इज अ वेरी जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको हमको अवॉइड करते हुए चलना है। जहाँ पे ऑल वगैरह दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे फैक्ट है वो बिल्कुल सटीक बात है, तो वहां पे लिखा होगा ऑल। हम सारे के सारे ऑल वाले स्टेटमेंट्स या जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको हम एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन हमें मेक श्योर करते चलना है कि वो किसके बारे में है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिकेशन प्रेवलेंट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिकेशन वाला जो था, तो ये रिलेट होता है जो इंटेलिजेंस सिस्टम पे डेवलप किया हुआ था मौर्य पीरियड में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन और कमीशन होते थे, तो उसमें स्पाइज होते थे, ठीक है। स्पाइज होते थे जिनको रखा गया था, जो बेसिकली राजा तक जो भी खुफिया बातें होती थी उसे पूरे राज्य में घूम घूम करके या आजू बाजू वाली राज्यों के साथ में भी इंफॉर्मेशन लेकर के आके राजा तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिकेशन का इंटेलिजेंस सिस्टम, 57 का हमारा, ठीक है। जिनको गुप्तचर बोला जाता था, हिंदी में ये हो जाएगा हमारा गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। संस्था और संचार किससे संबंधित थे? गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थे। अब है कौटिल्य द्वारा मौर्य अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयोगी कौन सा राजमार्ग बताया जाता है। तो ये अब कुछ चीजें हो गई जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। कौटिल्य ने क्या क्या बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा राजमार्ग था। तो अब हमको रीजन वाइज देखना है कि उत्तरापथ हो गया हमारा ताम्रलिप्ति वाला, पाटलिपुत्र राजमार्ग ये नहीं है। पाटल हो गया कौशंबी वाला, ये भी नहीं है। प्रतिष्ठान था श्रवस्ती मार्ग, ये इंपॉर्टेंट था। अब ये ऐसा है कि अर्थशास्त्र वाले जो नोट्स हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हुई हैं, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, एंड आई गेस बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन स्किप भी किया था। तो अगर नहीं भी आता है तो इट्स नो प्रॉब्लम, अब आपको आ जाना चाहिए। अब तक नहीं आता था तो ठीक है, लेकिन अब आपको ये सवाल गलत नहीं होना है, अब आपको ये सवाल पता होना चाहिए। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये। चतुर्दान जो हो गया हमारा, ये जैन सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या आता है, बेसिकली डोनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। ज्ञान हो गया, नॉलेज, फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर, उसको बोला जाता है चतुर्दान। ये वो चीजें हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जब हम बेसिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कुटाग्रशाला स्कूल्स रिलेटेड। तो कुटाग्रशाला स्कूल किस चीज से रिलेटेड होते थे? बुद्धिस्ट साइट्स फॉर डिबेट। अगेन बुद्धिज्म वाले चैप्टर की चीजें हैं, कुछ अनोखा नहीं है, उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हमें क्रोनोलॉजी बतानी है ऑफ अराइवल ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में सिस्टम इवॉल्व हुए हैं, उसका हमें क्रोनोलॉजी बताना है कि पहले क्या आया बाद में क्या आया। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें मेंशन किए हुए हैं, पहले चारों पढ़ लेते हैं कि आयरन फ्लो है, सिटी कल्चर है, पंचमार्क कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। तो अगर हम बेसिक ओवरव्यू लेकर के चले एंशिएंट हिस्ट्री का, तो जो सिटी कल्चर था ये जो है, ये हमारा सबसे पहले डेवलप हुआ। किस टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ? ठीक है, महाजनपदा पीरियड पे। उसके बाद तो सबसे पहले अगर हमें सिटी कल्चर लगाना है तो देखिए यहाँ पे भी सिटी कल्चर लगा है, यहाँ पे भी सिटी कल्चर लगा है, तो महाजनपदा पीरियड में सिटी कल्चर हो गया। अब दूसरा चीज क्या आई कि उन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया। तो जंगलों को साफ करने के लिए हमारे पास आयरन फ्लो होनी चाहिए, बेसिकली हथौड़ी कुल्हाड़ी वाली सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो पेड़ काट पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट हुआ आयरन फ्लो का। उसके बाद पंचमार्क सिक्के आए, जिसको हिंदी में बोला जाता था, पंचमार्क ही लिखा हुआ है, अच्छा, पंचमार्क सिक्के आए। और उसके बाद फिर बाद में जाकर के गोल्ड कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो गया सी। इसके बाद है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स वाज द वर्ड सेटी। तो सेटी इसको बोला जाता था, सेटी बोला जाता था वैश्यास को। और वैश्यास क्या होते थे? मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, मर्चेंट्स होते थे और इनको बोला जाता था सेटी। बेसिकली ये पैसे वगैरह रेंट मतलब आपको देते थे और उस पर फिर टैक्सेस कलेक्ट करते थे, तो इनका ये काम होता था सेटी। बेसिकली वैश्य वर्ग के व्यापारी को सेटी कहा जाता था। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मदर ऑफ बुद्धा।
अब वही है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। बुद्धिज्म ऐसा चैप्टर है जो बुद्धिज्म तो बिल्कुल घोल के पी जाए, क्योंकि बिहार में बुद्धिज्म इज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम्स इससे अलग अलग सवाल आते हैं। तो वेरी बेसिक, अगर ये गलत हुआ है तो नहीं होना चाहिए, बहुत सी मिस्टेक है। उनकी माँ का नाम था महामाया देवी। ठीक है, तो ये हो गया इनका आंसर। और इनका जो पालन पोषण किया था, जो जिन्होंने इनको पाल के बड़ा किया था, वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, जिनके नाम पे फिर इनका नाम गौतम पड़ गया था। लेकिन इनकी जो माँ थी वो थी महामाया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो अलग अलग कोर्टियर हैं जिन्होंने अलग राजाओं के टाइम पर उनके बारे में लिखा है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो रविकृति हो गए पुलकेशिन II के, ठीक है। भावभूति हो गए यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के, ये भी ठीक है। डांडी हो गए नरसिम्हा वर्मन के। ये सारे रूलर जब हम पढ़ते हैं तो उनके कोर्टियर्स मेंशन होते ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें मेंशन होते ही हैं। अब यहाँ पे जो हरिसेन है, ठीक है, तो हरिसेन अगर हमको चलो मान लो बाकी की नहीं भी पता, रविकीर्ति और पुलकेशिन इज समथिंग जो बहुत फेमस रहता है, तो ये आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो हमें ये तो पता है कि जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के टाइम पे थे, और हर्षा के जो थे बेसिकली कोर्टियर और ऑथर जिन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं वो थे बाणभट्ट। और किसी के नहीं भी पता है तो चंद्रगुप्ता, हर्षा, पुलकेशिन II, ये वो महान महान रूलर थे जिनके जो कोर्टियर्स थे उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उनके बारे में लिखा है, जिसको बोलते हैं ना अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके उनकी तारीफ करते हुए। तो एटलीस्ट हमें अगर ये भी पता होगा कि हर्षा बाणभट्ट थे हर्षा के टाइम पीरियड पे, तो भी हम इस आंसर को करेक्ट मार देंगे, क्योंकि एक यही है जो मैच द फॉलोइंग में गलत है। अगला है चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी। ठीक है, फिर से टेढ़ा क्वेश्चन है, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, आपको पता है फाहियान तो बहुत पहले आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सुंग यून। या तो आता है या तो नहीं आता है। जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं लूसेंट में, सारे चाइनीज ट्रैवलर्स की एक साथ में एक जगह पे लिस्ट दी हुई है और उनका टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप उसको भी 2-4 बार देख लेते हैं तो क्रोनोलॉजी जो है वो हमें याद हो जाएगी। फिर है चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड भीमनाल। अब वही है, या आता है या नहीं आता है, तो इसका आंसर है हुएनसांग। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब इसको आप नोट बना करके रख लो, और मुझे लगता है कि बहुत हार्डली लोगों ने किया होगा, अदरवाइज इसे फिर आगे पास ऑन कर दिया होगा। चालुक्यन रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा इन द ईयर, अब यहाँ पे साल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हुआ था 618 में। ठीक है, बेसिकली हर्षा बहुत ही ग्रेट रूलर थे, लेकिन पुलकेशिन ने उन्हें हराया था, और कब हराया था? 618। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि बाकी नॉर्मल राजाओं का क्रोनोलॉजी नहीं है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम के जो राजा थे उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हु प्रोपगेटेड योग दर्शन, तो योग दर्शन की फिलॉसफी है, अभी हमारे ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल्स हैं प्रिंसिपल फिलॉसफी वाले, क्या है क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 6 हैं, 6 के आपको नाम पता होने चाहिए। तो योग दर्शन का किया था पतंजलि। ये तो चलो याद नहीं भी है, तो योग और पतंजलि समथिंग जो बेसिक है, इतना तो मतलब कॉमन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कॉमन सेंस लगा करके सॉल्व हो जाएगा। अगला है वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी बेटी का विवाह सिंहल राजकुमार से किया? तो किसके अच्छे रिलेशन थे उस टाइम पे? तो ये थे कुलोत्तुंग I। अगेन चोला किंगडम वाली इंफॉर्मेशन है। साउथ में चोला किंगडम इज समथिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पढ़ते हैं तो इसे अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन उसमें आपको गिवन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? तो कौन इससे एसोसिएटेड नहीं थे? आर.डी. बनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वर्ड्स भी थे। वी.एस. स्मिथ जो थे ये ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर हैं, हिस्टोरियन है, ऑथर है, लेकिन ये एक्सकेवेशन से इनका कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाते हैं। वी.एस. स्मिथ ने अशोक के बारे में बहुत लिखा है, अशोक से रिलेटेड जहां क्वेश्चन आते हैं वहां वी.एस. स्मिथ आता है, तो यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के बारे में हमें किस चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी मतलब पता चली है? तो वहां के बर्तन, गहने, आभूषण, वेपन्स और टूल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं गिवन होता तो फिर हम सील्स चूज करते, क्योंकि टेम्पल तो था नहीं, स्क्रिप्ट हमसे डिसाइफर नहीं हुई है, तो सील बचती, पर क्योंकि यहाँ पे इतना एलैबोरेटेड दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी मैंने फिर आंसर जो की है उसमें इतना नहीं लिखा, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज। हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ
जैन क्रीड, ठीक है। तो जब पार्टीशन हुआ जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर में, तो श्वेतांबर के पहले फाउंडर कौन थे? तो वो थे स्थूल बाहु। मैं भी फंबल करते रहती हूँ कभी कभी। फर्स्ट फाउंडर श्वेतांबर क्रीड के थे स्थूल बाहु। भद्रबाहु कौन थे? जो साउथ चले गए थे, ठीक है। तो ये हो गए थे दिगंबर्स के हेड और श्वेतांबर्स के हो गए स्थूल बाहु। There were different causes for the downfall of Gupta Empire. Which one among the statements given below was not the cause? प्रिंटेड जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो उसमें ऐसी मतलब जिसको बोलते हैं ना मार्किंग कर लेनी चाहिए कि इनमें से कॉज क्या नहीं था। गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन इनमें से क्या रीजन नहीं था, तो हमें ये बताना है। तो हुना इन्वेजन होने लगा था हूणों का, ठीक है। फ्यूडल सेटअप हो गया था, जिसकी वजह से सब बेसिकली जो प्रोविंसेस अपने अपने में पावरफुल होने लग गए, ये भी ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, तो शुरू के जो गुप्ताज थे स्टार्टिंग वाले, उन्होंने तो ब्राह्मणिज्म पे ही फोकस किया, बट लेटर गुप्ताज ने बुद्धिज्म पे फोकस करने लग गए, तो भी इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता चला गया। क्या नहीं था? अरब इन्वेजन। गुप्ता पीरियड हो गया हमारा 3rd-4th सेंचुरी के टाइम का, ठीक है। अरब इन्वेजन कब हुआ है हमारा? पहला अरब इन्वेजन हुआ 712 में, ठीक है। तो कोई रिलेशन ही नहीं है, आंसर हो गया हमारा डी। इसमें हिंदी में कुछ स्पेसिफिक एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। पतन के विभिन्न कारण थे, क्या कारण नहीं था? तो हूणों का आक्रमण कारण था, प्रशासन का सामंती ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्त शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था, वो भी एक बड़ा रीजन था। अरबों का आक्रमण 712 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो ये नहीं था, तो आंसर हो गया हमारा डी 73 का। इसके बाद है 74। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में हल से जोती गई खेत की मेढ़ों के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ठीक है। प्लोफील्ड, अभी हमने मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये वाला एक ऑप्शन गिवन था, तो डायरेक्टली वहां से रिलेट हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको ना 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक ऐसे दिखा दिए जो दो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो 4 से 5 अगर ऐसे हैं तो कुल 10 क्वेश्चन तो हो गए, 10 मार्क्स हो गए। या तो आपको 10 मिलेंगे, या तो फिर आप एक अगर गलत कर रहे हो दूसरा भी गलत करोगे तो फिर 2 मार्क्स मतलब 0.66 वाला आपका माइनस में चला जाएगा। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी? ठीक है, एटम थ्योरी में मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अगेन मैंने अभी बताया था कि जो सारे जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं उनके फाउंडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये थे वैशेषिक, ठीक है, फाउंडर्स थे और उनका मेन एम क्या था? ठीक है, तो परमाणु सिद्धांत, एटम थ्योरी, वैशेषिकाज हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी का युग्म सही नहीं है? मैच द फॉलोइंग हमें बताना है। अगेन इसका भी लूसेंट में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि रिवाइज करने के लिए लूसेंट सही हो जाती है, बॉक्स में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में किंगडम्स मेंशन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे उनके जो कैपिटल्स थे उनका नाम मेंशन कर दिया। तो हमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो मत्स्य विराटनगर राजस्थान में ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ ये भी ठीक है, शूरसेन का मथुरा ये भी ठीक है। अस्मक जो है, अस्मक जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं थी, ये थी कोटान, ठीक है, ये तो हस्तिनापुर की होगी ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया इसका डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका की गुफाओं का दौरा किया और उसकी शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्ता की खोज की? तो बेसिकली भीमबेटका केव से पहले फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। नाउ दिस इज अ जीके क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए नाम, ठीक है। भीमबेटका केव्स कौन से पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने विजिट करके उसकी रेलेवेंस फाइंड करी? तो इट वाज माधव स्वरूप वत्स। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, तो कौन सी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन किया गया है? तो ये है विशाख दत्त की कौन सी किताब है इन्होंने लिखी है? मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षसा में मेंशन किया गया है। बाय विच रूलर वाज पाटलिपुत्र चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज कैपिटल? बिहार रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये थे उदयन। मल्टीपल टाइम्स ये सवाल पूछा गया है पीपीएससी के पीवाईक्यू में, तो भर भर के है ये सवाल, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कॉन्कर्ड द डेक्कन? डेक्कन को किसने कॉन्कर किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त तो पूरा नहीं दिया हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक बहुत ही लार्ज एम्पायर जो है इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक का ये पूरा रीजन साउथ वाला छोड़ दो, इस पोर्शन को हटा दो, तो ये पूरा जो पार्ट था इसे मौर्यन रूलर्स ने सबसे पहले किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी? तो ये बहुत मल्टीपल टाइम्स अकरिंग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वे फैक्ट है, इसका आंसर है 7। ठीक है, मेगास्थनीज ने 7 भागों में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था। कब? जब वो इंडिया आए थे वॉर टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो इसका आंसर है 7। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का अवशेष कहाँ से मिलता है? फिर से बेसिक क्वेश्चन है, तो ये है धोलावीरा। लोथल में क्या है? डॉकयार्ड है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा कालीबंगा में फ्लो फील्ड। मल्टीपल टाइम्स वही पूछे जाने वाले सवाल हैं। और आलमगीरपुर तो हमारी एक एक्सट्रीम साइट हो जाती है बस। ठीक है, चलते हैं अगले पे। गायत्री मंत्र जो कि एक प्रसिद्ध मंत्र है, सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? वही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा है, लूसेंट से पढ़ना है, आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो स्किप करोगे। तो गायत्री मंत्र हमें कहाँ से मिलता है? और ये वाली चीज तो ऐसी है कि मतलब सबको पता होनी चाहिए, ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमको मिलता है ईरान में। ईरान का जो है, अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया, अगर यहाँ पे ईरान इंस्क्रिप्शन लिखा होता है तो वो भी हो जाता है। तो भानुगुप्त का, ये देखो ये ना एरन, सॉरी हिंदी में है ये। ठीक है, भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख है जहाँ पे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। विच रिवर हैज बीन मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर? तो सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र होता है? तो ये होता है सिंधु नदी का, क्योंकि उस टाइम पे गंगा की रेलेवेंस उतनी ज्यादा नहीं थी, सिंधु नदी की ही थी, तो सिंधु नदी का। एंशिएंट टाइम्स नेम ऑफ महानदी वाज? ठीक है, तो महानदी को और किस नाम से जाना जाता था? मेरे ख्याल से बिहार में ही आया था ये किसी क्वेश्चन, किसी ईयर में। तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव, चित्रोत्पला और नीलोत्पला दोनों नाम से जाना जाता था। तो अगेन वही है, अभी मैं बता रही थी जैसे अस्कानी का भी था कि अस्कनी चेनाब है, तो सारी रिवर्स और उनके जो पुराने नाम है ये आपको एक जगह पे लिस्ट आउट करके रिवाइज करने हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदिक बैटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो ऋग्वेदिक बैटल्स के बारे में हमें बताना है। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, तो पहली स्टैंडिंग आर्मी महाजनपद पीरियड में डेवलप हुई थी, तो इस टाइम पे तो थी नहीं, तो ये आंसर ठीक है। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, तो ऋग्वेदिक में मतलब लेटर वैदिक के टाइम आते आते तक, ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक मतलब ट्रांजिशन पीरियड था, तो लैंड के लिए भी लड़ाई होती थी, क्योंकि उस टाइम वो एग्रीकल्चर ही करते थे, तो गाय उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, जमीन उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय लीडर्स एंड प्रीस्ट, तो ये नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि आम लोगों में भी उसको फिर बराबरी से बांट दिया जाता था। जो जीत के वेल्थ हासिल हुई है वो लीडर्स और प्रीस्ट अपने पास नहीं रखते थे। ठीक है, और इन दिस पीरियड बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर कैटल, तो ये भी ठीक है। मतलब अब जब आप सिर्फ क्या तो बोलते हैं पशुपालन करोगे और एग्रीकल्चर करोगे तो क्या जरूरी हो जाएगा? आपके पास आपके जानवर जरूरी हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जमीन जरूरी हो जाती है, इसी को लेकर के लड़ाई होती थी। ठीक है, प्राप्त धन को नेता और पुरोहित अपने पास नहीं रखते थे, तो आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन स्थल मेहरगढ़ के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें बताना है कि सत्य है। तो पहला है, एक नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण इज नियोलिथिक, तो ये ठीक है। मेहरगढ़ वर्तमान भारत की सीमा में नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है, अफगानिस्तान ये ऊपर चला गया, नहीं आता। बोलान दर्रे के पास स्थित है, ये भी ठीक है। इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ बकरी पालन किया गया था, तो ये भी ठीक है। तो चारों कूट हमारे सही हैं, 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर। कंसिडर फॉलोइंग प्लेसेस कॉन्कर्ड बाय द गुप्तास, तो गुप्ता ने जो प्लेसेस को जीता था उसे हमें नॉर्थ से साउथ लगाना है। अगेन मैपिंग वाली चीज है, पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ है ये ऑप्शंस में। तो कन्नौज है सबसे ऊपर, ठीक है, ये हो गया हमारा कन्नौज। उसके बाद है ऑब्वियसली हमारा पाटलिपुत्रा, इधर बिहार वाला रीजन में आ गया। ठीक है, कन्नौज इधर है, इधर आ गया पाटलिपुत्रा। उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे में है नालंदा, और कुछ नहीं तो नालंदा और पाटलिपुत्रा को तो सही लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर नीचे में आ गया यहाँ पे उज्जैन, एमपी वाले साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, आंसर है हमारा डी। पाटलिपुत्र और नालंदा अगर किसी ने गलत मार्क किया तो मैं बता रही हूँ कि ये बहुत बहुत बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं पता है कि यार पटना और नालंदा में ऊपर कौन सा और नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर क्या ही पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो अब हमें बताना है कि इसमें से क्या क्या इनकरेक्ट है। तो समंथा जो होते थे वो मिलिट्री लीडर्स होते थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइम पे हो गए, रवि कीर्ति पुलकेशिन के टाइम पे हो गए। नगरम जो थे वो रेवेन्यू कलेक्टर नहीं थे। ठीक है, ये व्यापारियों का संगठन होता था, ठीक है, मर्चेंट्स होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है ही केम टू इंडिया, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल घटना चक्र पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। ही केम टू इंडिया 1400 साल पहले, नालंदा में पढ़े,
लैंड रूट लिया इन्होंने, यहाँ से चल के मतलब बाय रोड गए चाइना, वहां पे ये स्टैचूज ले गए बुद्धा के मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर और संदल के, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह भी लेके गए। बाकी सारी जिंदगी इन्होंने ट्रांसलेशन में निकाल दी, उन संस्कृत के जो भी अभिलेख ये लेके गए उससे चाइनीज में। किसके बारे में बात हो रही है? तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये बात है हुएनसांग के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर है हुएनसांग। अब आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, फाहियान भी मेंशन कर सकते हैं, बट ये जो सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये हुएनसांग से रिलेवेंट है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चंद्रगुप्ता was known to the Greeks as Amycrocates, the destroyer of foes। तो पहला ही स्टेटमेंट देखो यहाँ पे तो इनकरेक्ट है, हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। 92 चंद्रगुप्त को ग्रीक भाषा में अमित्रोकेतस यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ पे आंसर गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा जब हम डायनेस्टीज को पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो चंद्रगुप्त नहीं थे, ये थे बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार को ये टाइटल मिला था और बिंदुसार को ये बोला जाता था। आंसर है हमारा ए। बाकी के कथन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त का कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत में धीरे धीरे उपवास करके मृत्यु प्राप्त की थी, तो उन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया था और संलेखन के थ्रू उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक और गुरु थे, तो ये भी ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने गद्दी संभाली, ठीक है, तो ये भी ठीक है। और बिंदुसार को ही बोला जाता है, ठीक है। अमित्रोकैट्स उन्हीं को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश था जिसने पहली बार सभी राजस्व स्रोतों को ब्राह्मणों को सौंप दिया था? ठीक है, राजस्व स्रोतों को ब्राह्मणों को सौंप दिया था। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डायनेस्टीज वाज द फर्स्ट टू ट्रांसफर ऑल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू ब्राह्मणास। तो ये किसने किया था? ये किया था वकटकाज ने। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नोटेड डाउन, बहुत सारी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्याज इन द वेस्टर्न इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पे आ गई अब क्रोनोलॉजी की बात कि कौन सी डायनेस्टी ने किया था। चालुक्यस के बाद कौन आए थे? तो चालुक्यस के बाद आए थे राष्ट्रकूटास। फिर से हमें बताना है कि इनमें से क्या इनकरेक्ट है। तो पहला है कि दंतीदुर्ग थे फाउंडर किसके? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, और उन्होंने कैपिटल रखा मान्यखेत को या फिर मलखेड़ जिसे भी बोला जाता है, कहाँ? शोलापुर के पास। गोविंदा टू का जो टाइटल है प्रभुत वर्षा और विक्रमावलोका, ठीक है। कृष्णा टू जो थे उनके टाइटल थे अकाल वर्षा और शुभाटुंगा। फिर है कृष्णा टू ने डिफीट किया प्रांतका वन को and annexed the northern part of Chola Empire and distributed the Chola kingdom among his servants। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सीधी सीधी बात बोल दी गई कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो ये अंतिम शासक थे। पहली चीज तो कौन थे? कृष्ण 3, ठीक है, 2 नहीं 3, क्योंकि प्रांतका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो उन्हें किसने हराया था? ये जब हम पढ़ते हैं साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में तो वहां पे ये चीज मेंशन है। तो ये काम किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने किया था, द्वितीय ने नहीं, ठीक है। इन्होंने इनको हराया, प्रांतक को हराया, अनेक्स कर लिया, ठीक है। उसकी उनकी मृत्यु के बाद विरोधियों ने मान्यखेत राजधानी को नष्ट कर दिया, उत्तराधिकारी ठीक है रामेश्वरम तक विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा कैच है, वो है इनके रूलर के नाम के ऊपर कि कृष्ण 2 थे, क्योंकि देखो यहाँ पे बार बार देखो ना 2 3 2 ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही स्किप वाले ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत डेप्थ में इतना सारा आपको इन जो बोलते हैं ना इन डायनेस्टीज ऑफ किंगडम्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया सेक्ट, तो स्थानकवासी बहुत ही पॉपुलर है, जैनिज्म में होता है, ठीक है। जैनिज्म सेक्ट का पार्ट है, एक शाखा है जहाँ पे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और मोक्ष के लिए बेसिकली सादा जीवन, सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि उसी से उन्हें एनलाइटनमेंट मिलेगा। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला है देयर वाज नो वर्णा सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में, तो ठीक बात है। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण जाति वाला जो डिवीजन था वो बहुत ज्यादा नहीं था। देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ वर्णा सिस्टम, कब डेवलप होने लगा? धीरे धीरे, लेटर वैदिक में। अर्ली वैदिक में गोत्रा सिस्टम भी प्रेवलेंट नहीं था। ये सारी जो चीजें थी जिन्होंने बाद में जाकर के कॉम्प्लेक्स बना दिया हायरार्की को, वो सब लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होना शुरू हुई थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। अब हमें बताना है कि कौन सी हड़प्पा साइट है जो कच्छ रीजन में है। कच्छ रीजन हो गया हमारा गुजरात वाला साइड का। तो कौन कौन से रीजन हमारे वहां पे हैं? देसालपुर है, धोलावीरा है, गुजराती तो हमें पता है, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। मैम यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, एक पूछना है मेरे को। जी 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 बताइए। जैसे कि लुथेरन में पढ़े हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी बट वो जन्म आधारित नहीं थी,
वो काम के बेसिस पे वेब काम थी। के बेसिस पे, हाँ, तो वो उतनी रिजिड नहीं थी, ठीक है। अच्छा। जब यहाँ पे हमसे जो जैसे जो यूजुअली सवाल आते हैं ना कि ठीक है, देयर वाज नो वर्ण सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, तो रिजिडिटी की जो बात होती है कि जिसको बोलते हैं ना कि सोशली कोई चीज एस्टैब्लिश होके मतलब स्थापित हो गई है, वो लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि मेरा कोई दूसरा काम है और मेरे बेटे का कोई दूसरा काम हाँ है, इस हाँ तरीके हाँ से एक स्टेटमेंट जी दिया हुआ है ना, तो वो जी रिजिडिटी नहीं थी, ठीक है। जो प्रॉपर वर्णा सिस्टम था ये लेटर वैदिक पीरियड में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूछा है ना एग्जिस्टेंस जो था वर्णा सिस्टम में, अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट होता तो हम फिर भी डिबेट कर सकते थे, बट क्योंकि आगे फिर वो लेटर वैदिक से ही कंपेयर करते हुए हमारा सवाल है, इसलिए हम इस पे जाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कच्छ रीजन स्पेसिफिकली पूछा है, अगर गुजरात पूछता तो लोथल भी आता इसमें, पर गुजरात नहीं पूछा है तो लोथल नहीं आएगा, इसलिए आंसर है यहाँ पे 1 और 2। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, कच्छ रीजन इज फर्क एंड गुजरात रीजन ओवरऑल पूछा होता तो डिफरेंस होता। नेक्स्ट है द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदड़ो हैड स्टेयर्स ऑन। अब थोड़ा ये बहुत एकदम टिपिकल नॉलेज वाली सवाल है कि अगर आपने बहुत इन डेप्थ में पढ़ा है तो ग्रेट बाथ हम पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, सबको पता है कि ग्रेट बाथ जो है जिसको बोला जाता है महान स्नानघर, कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। अब उसकी जो सीढ़ियां थी वो किस किस साइड में थी, तो वो नदन और सदन साइड में थी, पता है तो ठीक है, अदरवाइज वही जिसको मैंने बोला था ना गूगली बाउंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वो क्वेश्चन है, बिकॉज इतना डेप्थ में कोई नहीं देख रहा है कि एग्जैक्ट सीढ़ियां कहाँ से आती थी, बट कई बार सवाल इस तरीके से होते हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा फला राष्ट्रपति का कौन सा क्रोनोलॉजी में नंबर था, तो अब आप सबके नंबर तो नहीं रटने बैठे हैं, है ना। एक बारी तो ये पूछा था, मेरे ख्याल से 69 का पेपर था, 68 का पेपर था, यूएस प्रेसिडेंट का घर का एड्रेस पूछा था, कौन सी स्ट्रीट पे है या समथिंग समथिंग, कि यूएस प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, ऐसा भी एक कोई क्वेश्चन था, 47 स्ट्रीट और दिस स्ट्रीट करके। तो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल आपको देने का मेरा मकसद है कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको वहां पेपर में भी मिलेगा, 2-4 सवाल में आपको लगेगा कि ये क्या है, क्यों पूछा है, ये कौन पढ़ता है। ऑब्वियसली मोहनजोदड़ो में ये महान स्नान घर था, ये आप पढ़ते हैं, अब कहाँ था, कितना था, ये थोड़ी कोई पढ़ रहा है, कितनी सीढ़ियां थी, ये तो वही बात होगी कल को आपको पूछ ले कितनी सीढ़ियां थी, 10 सीढ़ियां थी, 50 सीढ़ियां थी। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सवाल रहते हैं, हर पेपर में रहते हैं, और इससे आपको प्रैक्टिस में आसानी मिलेगी। ओके, सक्सेसफुली अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, which of the following Harappan sites was found the earliest evidence of surgery? earliest evidence of surgery जो हड़प्पा के फैक्ट्स हैं उसी में गिवन है, ये है कालीबंगन में। तो ये हमारा हो गया कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है, नीचे होगा ना उसका, हाँ, किस हड़प्पा स्थल पर शल्य चिकित्सा सर्जरी के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, तो ये है हमारा कालीबंगन। और इसी के साथ सक्सेसफुली पहला टेस्ट का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। इसको मैं 1 सेकेंड ऑफ कर लूं, शेयर स्क्रीन, स्टॉप शेयर। ओके, अब मुझे आप लोगों से 1-on-1 छोटा छोटा रिव्यू चाहिए, ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट का, एंड वील एंड दिस सेशन एट 5, ठीक है। तो मैं जिस टाइप से यहाँ से लिस्टेड नाम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर ले रही हूँ, किसी को कुछ और भी पूछना है, जरूरी नहीं है टेस्ट रिलेटेड ही हो, कुछ और भी बताना है, बोलना है, तो वो मेंशन कर सकता है। नेहा आपसे स्टार्ट करेंगे। जी मैम, रिव्यू ऐसे है कि ओवरऑल मतलब क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन नो डाउट सही लगा, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हम बस थोड़ा सा मेरा बस ये चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि मतलब जैसे आपने टेस्ट करंट अफेयर का रखा है ना, 2 टेस्ट रखा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि सेक्शनल वाले में आपने 2 टेस्ट रखा है करंट अफेयर का, तो मेरा था कि मतलब जैसे आप जो टेस्ट ले रहे हो उसमें, या फिर मतलब कभी मिडिल में कभी भी मंथ वाइज अगर ऑर्गेनाइज कर पाते तो बहुत अच्छा होता। इसका मतलब अलग से अगर कुछ भी पे करना पड़ा तो उसके लिए भी रेडी है। ऐसे क्या होता है ना कि मतलब ऐसे क्या होता है कि मतलब वो रिवीजन वाला चीज और ज्यादा बर्डन वाला चीज, करंट अफेयर एक बार में वो थोड़ा सा वो सा होता है, इसलिए हम सोच रहे थे ऐसा कहने का आपको। चलो थैंक यू सो मच, मैं इस पे कंसिडर करूंगी। जो मैं अभी बाकी तक सोच पा रही थी, हाँ, मैं क्वेश्चन के लिए हम ओके हैं, हम परफेक्शन का जैसे कि हम आपको बताएं कि हम परफेक्शन के टेस्ट लगाएं, हमको एंशिएंट का दिया, हमको बस वो 1 लाइनर्स जैसे दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि अभी क्वेश्चन को पढ़ के करके अच्छा लग रहा है, गलत हो रहा है तो वो चीजें मेरी मिस्टेक्स है। तो ये चीज मेरे को परफेक्शन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, 900 रुपए मेरे बर्बाद हो गए, लेकिन ये ठीक है आपका, अभी एंशिएंट का तो ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर वैसा बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच नेहा, ये करंट अफेयर्स वाला जो आपने इनपुट दिया है। आई वाज थिंकिंग कि जैसे मैंने जनवरी का पीडीएफ भी जो दिया था,
तो मैं सोच रही हूँ कि उसी से रिलेट करते हुए थोड़े बहुत आप लोगों के मंथ वाइज के करंट अफेयर्स क्विज के फॉर्म में कर दूं। ठीक है, बिल्कुल कुछ जिस तरीके से पीवाई की क्विज में डालती हूँ अपने मेन ग्रुप पे, चैनल पे, तो उसकी जगह आप लोगों के लिए मैं मंथ वाइज के पीवाई करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में कर दूं, ना कि सेपरेट टेस्ट। तो वैसे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। तो दैट आई कैन डू, आई विल प्लान ऑन इट, और मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत अच्छा सजेशन था आपका, दिस इज समथिंग जो मैं सोच रही थी, क्योंकि करंट अफेयर्स फैक्ट है, एक बार दो बार करने से नहीं होता है, वो रेगुलर आपको जी चाहिए हाँ होता है। ठीक है, जी थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हेलो दीदी। हाँ जी बताओ। टेस्ट तो दीदी सही गया, जितना पढ़े हुए थे इतना दिन से तो ठीक ठाक बना, और जो नहीं बना दीदी वो मेरी गलती की वजह से नहीं बना। रिवाइज किए लेकिन उस टाइम नहीं आ रहा था कि जितना टाइम था 80 मिनट उसके बीच याद नहीं आ रहा था कि ये होगा या ये होगा, वो थोड़ा गलती हुआ है दीदी। बाद बाकी ट्राई करेंगे ये अगले बार से ओके, सही हो। ओवरऑल सही था दीदी, बहुत अच्छा टेस्ट था। चलो ओके, थैंक यू विष्णु। अमित, अमित इज देयर? ऋषिकेश तो लाइब्रेरी में थे ना शायद। नहीं नहीं ठीक है। वो इससे मतलब सॉरी क्या बोल रहे थे, टेस्ट ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी ठीक था, फैक्चुअल भी है, कुछ कुछ कंसेप्चुअल भी है, टेस्ट ठीक था मतलब अच्छा है। इसमें जैसे बोल रहे थे ना हम कि करंट अफेयर के लिए, तो आप ऐसा कीजिए 90 क्वेश्चन दे दीजिए, मतलब सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, वो कुछ आपको तो पढ़ ही रहे होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट वैसा लगे कि आ सकता है, तो आप 10 क्वेश्चन डाल सकते हैं करंट अफेयर वाला टेस्ट में ही। ओके, हाँ वही है, देखो हाँ, जैसे एंशिएंट वगैरह का था, तो ये तो क्या है कि हिस्ट्री का पार्ट है, तो मैंने इसके 100 क्वेश्चंस रखे। अब जैसे जब मैं मॉडर्न का लूंगी तो वो पूरा 150 रहेगा। ठीक है, ओके। तो जैसे सेक्शनल वालों का पॉलिटी वो तो मैं, पॉलिटी वगैरह में, तो वो हाँ पॉलिटी में हाँ क्वेश्चन वगैरह भी आएगा ना, तो वो मतलब ये करंट बेस पे भी स्टैटिक से कनेक्ट करके ही पूछेगा। कोई भी जैसे गवर्नर वगैरह का इशू है, इमरजेंसी वगैरह का इशू है, तो वो मतलब रिलेट करके ही पूछेगा। तो इसलिए वैसा क्वेश्चन मतलब आप डाल सकते हैं, 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, जो भी 10 क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच इनपुट के लिए। ओके। आई लाइक और दिस, मतलब मुझे बाकी अच्छा लगता है, एफर्ट भी अच्छा है रेलेवेंट ऐसा मैम, इनपुट मिलता है तो बहुत अच्छा सारा। है। तो चलिए, नहीं नहीं अच्छा है थैंक यू आपका सो वो। मच। अमित तो है नहीं, ऋषु? ठीक है, थैंक यू। मैम मेरा तो स्टार्ट ही हुआ है तो हमको कुछ वैसा पता ही नहीं। बट हाँ, आपको अभी बहुत सारा रिवीजन और सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके अभी का सेशन थोड़ा हेल्पफुल लगा आपको? आपने कब ज्वाइन किया था? मिड में ज्वाइन किया था? क्योंकि मैं इधर देख नहीं रही थी, मैं स्क्रीन शेयर कर रखा था, तो मेरा ध्यान उधर था। नहीं, क्वेश्चन 5 तक हो गया था तब मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो मेजॉरिटी हो गया। आपको है जरूरत, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और होगा, इम्प्रूव होगा स्कोर। प्रैक्टिस देखिए, डिटर्मिनेशन आपका हार्डवर्क के साथ रहेगा तो डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा। बस थोड़ा सा हमको ध्यान रख के सावधानी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बीच बीच में बताती चली कि किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, किस तरीके से आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है या पुराना कोई सा सवाल उससे रिलेटेड है, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ऋष, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैम। चलिए, थैंक यू। अमित तो नहीं बोल पाते। संतोष? संतोष जी। हाँ, तहसीन, तहसीन ने तो अभी नहीं दिया है पेपर। तहसीन इज वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हमारे जो ग्रुप में एडेड हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी अभी एकदम पढ़ाई शुरू करी है, एंड दे आर एमिंग फॉर 72nd। सो आई होप तहसीन आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा सेशन पढ़ने के वाइज। कुछ बोलना है? नहीं, शांत शांत। चलो ठीक है फिर, एनीथिंग एल्स हेलो कुछ और ऐड? हाँ जी संतोष जी, मैम। बोलिए। हाँ हाँ, सॉरी मैम, एक्चुअली ये थोड़ा कनेक्शन सब डाउन हो रहा था इसलिए। इट्स मैं क्या ओके, पूछ रहा इट्स था? ओके। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था मैम, देखिए मैं थोड़ा वर्किंग प्रोफेशन हूँ, तो क्या हो रहा है कि मतलब अभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र है ना, और आपका जो ये टेस्ट सीरीज, इसको कैसे करके मर्ज करके थोड़ा पढ़ेंगे? मतलब आप थोड़ा एक ग्लांस देती तो ठीक था कि किस तरह ओके, तो इसको मर्ज करने का मैं आपको बता सकती हूँ कि हम्म, अब लूसेंट तो देखिए हो गया फैक्चुअल। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ ये जी। है कि लूसेंट फैक्चुअल हो गया, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही करना होगा। वो आप हर टेस्ट से पहले पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन। बट उसको आप हाँ, साइड बाय साइड डेली बेसिस पे करिए, कि उसको आप जैसे सब्जेक्ट वाइज जा रहे हैं वैसे ही करिए, आराम से फ्लो ओके, बना करके। घटना चक्र में बता सकती हूँ कि टेस्ट से पहले आप जो घटना चक्र के वही चैप्टर्स हैं, उनको अगर हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी, उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ओके,
अच्छा, तो आपका मतलब आप जो करा रही हो लाइक वो भी एनफ ही है, राइट? हाँ, मैं जो घटना चक्र करा रही हूँ दैट हाँ इज जी। आपका फुल फ्लेजेड घटना चक्र जो लेटेस्ट है एडिशन, उसी को बस मैं आपके लिए ये आसान कर दे रही हूँ कि आपको खुद किताब खरीद करके पन्ने पलट के ना पढ़ना पड़े। तो हाँ मैं हाँ। उसको वर्ड ओके। टू वर्ड करवा देती हूँ, सो व्हेन यू वॉच इट थ्रू वीडियो तो थोड़ा सा जल्दी ग्रास्प हो जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। जैसे अभी हमने किया, आपने हाँ भी जी। यही सवाल सॉल्व किए, मैं हाँ जी। हमने हाँ भी जी। साथ में इन सब सवालों को किया, तो थोड़ा सा क्या है कि कई बार होता है ना कि कहे हुए एग्जाम्पल्स या कोई सी बात मेंशन की हुई याद रह जाती है। हाँ, तो मेरा दैट्स यही है, राइट अगर आप मैम। खुद से कर सकते हैं घटना चक्र तो आप अपने से भी कर लीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो के थ्रू करवाने का मेरा मोटिव यही है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर हो जाती है। मुझे अगर उस टाइम पे पढ़ाते हुए कोई इंसाइट याद आ जाता है, कोई एग्जाम्पल याद आ जाता है, या कई बार मैं कोई कोई मूवी का ही हिस्टोरिकल रेफरेंस दे देती हूँ कि अगर आपने हम्म। ये पिक्चर देखी और आपने वहां पे ऐसा देखा होगा, तो उससे रिलेट हो जाता है। तो वो सारी चीजों से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको असिस्टेंस मिलती है, दैट इज इट। तो आपको जो सा मोड कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। घटना चक्र जो मैं करा रही हूँ, मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में है, उसमें मैं कुछ भी ओके स्किप नहीं कर रही। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ वही मैम, क्योंकि थोड़ा वो हो रहा था मेरे को ना, टाइमिंग भी थोड़ा इधर उधर है, हाँ, तो मैं सोचा टाइम का जितना, कुछ हो रहा हाँ हाँ, जितना कम से कम समय में कर पाए उतना ज्यादा अच्छा है वही। है। हाँ, नहीं नहीं, आप तो मैक्सिमम जितने भी वर्किंग है मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग मैक्सिमम चीजें ना वीडियोस के थ्रू करिए, क्योंकि दैट इज समथिंग अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए तब भी आप कर सकते हैं, या आपको जब तब भी कर सकते हैं। किताबें कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे, बट वही वही मैम, सोर्स हाँ। ऑफ वीडियो ऐसी आपको सोर्स है, और इतनी अच्छी अब जो मतलब जिसको कहते हैं ना, यूट्यूब पे इतनी लार्ज कम्युनिटी बन गई है एजुकेटर्स की कि हर हम्म। चीज एक क्लिक पे है। बस आपको कौन सा एजुकेटर का ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है, आपको वो चीज देखनी है, दैट इज इट। सारी हाँ। इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है, आप ऑडियो विजुअल लर्निंग करिए, आपको ज्यादा आसान पड़ेगी। सही मैम, ये तो सही है। जी, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू संतोष। अमित इज नॉट सेइंग एनीथिंग एंड तहसीन तो चलो ठीक है। मैम हाँ, आई एम बोलो। सॉरी आई कुडंट रिप्लाई यू दैट टाइम, एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज था। मैंने आपका पूरा ये सेशन देखा, और एज यू नो मैंने टेस्ट इसलिए नहीं अटेम्प्ट करा क्योंकि ऑब्वियसली आई हैवंट आई नो दैट, स्टार्टेड हाँ, येट। एग्जैक्टली। तो बट इंडीड इट वाज वेरी इनरिचिंग, और जैसे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे थे तो वो मैंने जॉट डाउन कर लिया नोटबुक में कि टेक्निक्स कैसे यूज हो सकती हैं और दो क्वेश्चंस में कनेक्शन कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच, और काफी अच्छा सेशन। ओके, थैंक यू तहसीन, थैंक यू सो मच। सिर्फ अमित हैं जिन्होंने सेशन पूरा अटेंड किया बट कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ वेयर ही इज करेंटली। चलो भाई, मेरा अलार्म एग्जैक्टली बज रहा है अब। एक तो सेशन कंप्लीट करना है, और दूसरा अब आप लोगों का पीवाईक्यू क्विज पोस्ट करना है ग्रुप पे, बिकॉज एट 5 PM टुडे इज फ्राइडे। सो वहां जाइए अब, थोड़ा सा ब्रेन फ्रेश करके, अभी नहीं, जितना भी आपको टाइम मिले रात तक में, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैंने हर जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी का जो ऑप्शन रखा है उसको मैं आप लोगों को जस्टिफाई कर दूं कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी है इसलिए क्योंकि देखिए यहीं अभी हमने ग्रुप पे देख लिया, कोई है जो 70 सेकंड के लिए कर रहा है, ठीक है, कोई वर्किंग है, कोई है जो फुल टाइम पढ़ रहा है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा घर भी मैनेज करना पड़ता है। तो हर कोई सेम टाइम पे फ्रीली अवेलेबल होकर के टेस्ट दे पाता तो वो जाकर के ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में देगा, ठीक है। मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जब आपको सही लगे, अगर आपको रात को 8 बजे टेस्ट अटेंड करना है आप 8 बजे कीजिए, अगर आपको सुबह में करना है आप सुबह में कीजिए, आपको इसीलिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड है। आपका रिवीजन हो, आपका टाइम कंफर्टेबल हो, आप ये ना बोले कि अरे वो ना मुझे जल्दी जल्दी में करना पड़ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है पीवाईक्यू क्विज में भी, टेस्ट में भी। एंड आई एम होपिंग कि आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं। वेल, मार्क्स देख करके मुझे समझ आ गया कि ऑनेस्टी के साथ ही हो रहा है, वरना सबके 70-75 ही आते हैं। बट इट इज गुड, कम स्कोर से शुरुआत होती है ना तो ग्रोथ अच्छी होती है। शुरू से ज्यादा नंबर आने लग जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। चलो दीदी एक चीज पूछना था, हाँ बोलिए। ये स्पीडी एडुटेरिया में दीदी क्या ठीक रहेगा, स्पीडी ही कर लें क्या? स्पीडी करना, देखो मैंने बताया है कि दोनों में कंटेंट सेम है, आप सवाल दोनों के करने, जो पीछे एमसीक्यू दिए हैं ना वो दोनों के करने हैं, बाकी जो वन लाइनर और फैक्ट पढ़ना है वो किसी एक का पढ़ना है, ठीक तो है। किस वो मंथ दोनों से में किस सेम मंथ का रिपीट दीदी होगा। सही रहेगा? ईयरली वाली अभी तो आ गई है ना, मई वाली। हाँ स्पीडी तो आ गया, एडुटेरिया नहीं आया मार्केट में। एडिटोरियल नहीं आया तो स्पीडी आप लेकर के करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूरी मैगजीन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और याद तो होने से रहा वो, तो मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ना है तो जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है, ठीक है दीदी। ठीक है। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। 10th का जो नेक्स्ट सिलेबस है मिडाइवल हिस्ट्री का वो मैंने डाल दिया है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड ये जो करंट अफेयर्स वाला बात की, इसको आफ्टर कंप्लीटिंग हिस्ट्री आई ट्राई कि जो पॉलिटी वगैरह के और जो आगे के टेस्ट होंगे उनमें मैं या तो इंक्लूड कर लूंगी, अदरवाइज जैसे मैंने मेंशन किया था कि उसको पीवाई की क्विज के फॉर्म में भी कर सकते हैं।
तो जैसा मुझे सूटेबल हो पाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और अभी अब जाइए पढ़ाई करिए, 2 घंटे का था, 2 घंटे से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए एनालिसिस सेशन, वरना फिर ड्रेन आउट हो जाओगे, बाकी चीजें पढ़ोगे नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, टेक केयर, बाय।